नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, देश की सियासत को एक साल पहले जो नई दिशा मिली थी, इंडिया अब उसी दिशा में शायद बढ़ रहा है। शायद आप सही समझ रहे हैं, मैं भारत जोड़ो यात्रा की ही बात कर रहा हूं और आज पूरे एक साल हो गए और देश की सियासत को जो इस पूरे एक साल में नई दिशा मिली है, उसके कर्ता धर्ता का नाम अगर लिया जाए तो वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं दूसरी साइड में, यानी राहुल गांधी वही हैं, जिन्होंने ठीक एक साल पहले कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत इस प्रण के साथ की थी कि वो देश से नफरत को मिटाएंगे, बेरोजगारी और महंगाई को दूर करने के लिए लोगों को एक साथ लाएंगे। ये अपने आप में पहली ऐसी राजनीतिक यात्रा थी जिसे हालांकि कांग्रेस गैर राजनीतिक कह रही थी, लेकिन राजनीति कहीं ना कहीं थी। इसलिए यहाँ बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं राजनीतिक यात्रा कह रहा हूँ, जिसमें न तो कहीं कांग्रेस के लिए वोट मांगे गए और न ही कोई सियासी रैली की गई। इसमें लोगों से जुड़ने के लिए भी नहीं कहा गया, किसी से नहीं कहा गया कि आप हमारे साथ पैदल चलो, लेकिन फिर भी लोग राहुल के साथ चलने के लिए तैयार हो गए और 2-4 नहीं बल्कि लाखों लोगों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक अद्भुत माहौल जो है वो राहुल की इस यात्रा के कारण बन गया, जिसमें केवल मोहब्बत की बात होती थी। लड़ाई झगड़े और नफरत के लिए कोई जगह नहीं थी। बारिश, गर्मी, ठंड सब कुछ राहुल सहते रहे, पैदल चलते रहे और सबसे बड़ी बात कि वो लोगों की बात सुनते रहे। भारत की मौजूदा राजनीति में राहुल गांधी ने एक नया इतिहास रच दिया, एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिससे उनके विरोधी खौफ खाने लगे हैं, क्योंकि उनमें इस रिकॉर्ड को तोड़ने की हिम्मत नहीं है। पीएम मोदी बिना छुट्टी लिए काम करते रहे हैं, ऐसी खबरें राहुल को काउंटर करने के लिए ही शायद सामने लाई गई। बिना छुट्टी लिए जो बात कह रहा हूं, अभी अभी वो खबर ज्यादा प्रसारित हुई है, इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। और शायद राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए ऐसी खबरें जो हैं वो गढ़ी गई हैं, लेकिन बीजेपी यहां भी पिट गई, क्योंकि जवाब में लोगों ने बता दिया कि मोदी जी जनता के पैसे पर चुनावी रैलियों से लेकर मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग के लिए जो वक्त निकालते रहे, उसे देश के लिए काम करना नहीं कहते हैं। खैर, बात हो रही है भारत जोड़ो यात्रा की और इसकी पहली वर्षगांठ पर कोई तामझाम किए बिना राहुल गांधी एक बार फिर नई यात्रा पर हैं। इसलिए हम यहाँ लिख भी रहे हैं राहुल की नई यात्रा, लेकिन ये सिर्फ इतना कहने भर से नई यात्रा और जो हमारा टाइटल है वो यहाँ खत्म नहीं हो जाता, इसकी चर्चा आगे करेंगे। इस बार राहुल गांधी यूरोप के 4 देशों के दौरे पर हैं, जहां वो अलग अलग तबकों के लोगों से मेल मुलाकात करेंगे, डेमोक्रेसी से लेकर ह्यूमन राइट्स तक कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म ही नहीं हुई है। अभी वो लद्दाख में थे तो वहां उन्होंने यही कहा कि उनकी यात्रा जारी है। राहुल को पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोलना है और पूरी दुनिया में भारत के मोहब्बत के पैगाम को पहुंचाना है। उनकी ये राजनीति बीजेपी पर बार बार भारी पड़ रही है। कर्नाटक से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और अब फिर से चुनाव का मौका है और यहां भी बीजेपी फंस रही है। राहुल ही मौजूदा सियासी परिदृश्य में एक ऐसा चेहरा है जो खुलकर मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, फिर भले उन सवालों से मोदी कितना भी उलझ क्यों न जाएं। अडानी से लेकर चीन तक, मणिपुर से लेकर महंगाई तक, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर राहुल गांधी मोदी को घेरते नहीं हैं। राहुल के सवाल पूछने के कारण उन्हें संसद से बाहर किया गया, लेकिन यहां भी बीजेपी को मात मिली, क्योंकि राहुल चुप नहीं हुए, बाहर से सवाल पूछते रहे। इससे पहले नेशनल हेराल्ड मामले में आप लोगों ने देखा कि उन पर ईडी का दबाव बना, तो भी राहुल गांधी बिना झुके घंटों ईडी के सवालों का जवाब देते रहे। कुल मिलाकर राहुल नाम की चट्टान के आगे मोदी लहर थक हार कर लौटती हुई दिख रही है। और इस राहुल नाम के चट्टान में क्या कुछ है, उसकी कुछ वानगी आपको यहां तो आप देख ही रहे हैं दूसरे उस पे। जब यात्रा की शुरुआत हुई थी और 14वें दिन, 12वें या 13वें दिन हम लोग कोच्चि में थे। कोच्चि, एर्नाकुलम और आगे के पॉइंट्स, बहुत 4 दिन रह करके वहां हम लोगों ने इस यात्रा को कवर किया था। कुछ वानगी वहां की देख लेते हैं, कुछ वानगी समापन की देखते हैं। पहले पहुंचते हैं कोच्चि, आइए जरा देखते हैं। 300 किलोमीटर की यात्रा होने जा रही है। कन्याकुमारी से चली यात्रा 275 किलोमीटर की यात्रा कल हो चुकी थी। कोच्चि के एर्नाकुलम से ये यात्रा अब आगे निकल चुकी है और कहा जा रहा है कि 28 तारीख को ये यात्रा जो यानी भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन उससे पहले जो भीड़ आप देख रहे हैं हमारे पीछे और आगे भी दिखाई है फारूक, और
ये भीड़ कुछ बताती है, वो ये बताती है कि केरल में कांग्रेस के पक्ष में और खासकर इस भारत जोड़ो यात्रा के पक्ष में जो माहौल है वो साफ दिखाई दे रहा है। इससे जो आगे आप देख रहे हैं, इसी में बहुत आगे राहुल। तो लंबी अगर देखा जाए तो इस यात्रा की कहानी है और इस कहानी के बहुत सारे अलग अलग पड़ाव, जिसमें हम लोगों ने, हमारी टीम ने उसको बहुत ही संजीदगी के साथ कवर किया था, आप लोगों तक पहुंचाया था। और यात्रा का समापन जो है वो श्रीनगर में हुआ था और उस दिन ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही थी। आइए समापन के उस दृश्य को भी आपके सामने ले आते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ज़रा ये रिकैप करना ज़रूरी है क्योंकि यात्रा अभी जारी है और पहली वर्षगांठ है, चर्चा तो बनती है। सुनिए, देखिए ज़रा क्या कुछ समापन पे हो रहा था। तो अभी अभी राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ है। काफी सर्द मौसम है, बर्फीली सर्द हवा चल रही है और साथ साथ बर्फ भी गिर रही है और लगातार बर्फ गिर रही है। और एक मजेदार तथ्य यहाँ पर आज जो है वो आप सबके सामने रख रहा हूँ। आप लोगों को याद होगा, एक तस्वीर थी राहुल गांधी की जब वो बारिश में भाषण दे रहे थे। और वो दिन आपको याद है दोस्तों, कर्नाटक में 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को राहुल गांधी ने जब भाषण दिया था, वो दिन 2 अक्टूबर गांधी जयंती और आज 30 जनवरी है गांधी जी की शहादत दिवस। गांधी जी वहां भी थे और गांधी जी यहां भी हैं और राहुल गांधी गांधी के पथ पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां नफरत की बात नहीं मोहब्बत की बात कर रहे हैं। आखिरी पैगाम उनका अभी वो ही था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं, इसलिए नफरत छोड़ो। और तो ये श्रीनगर में उस स्टेडियम में हमारे साथी प्रशांत टंडन जी थे और आप वहाँ के कवरेज को ये देख रहे थे। 30 जनवरी 2023 यानी इसी साल की ये कहानी है, बहुत पुरानी बात नहीं है। लेकिन इसके बाद इससे थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने समापन भाषण दिया था। उस भाषण के कुछ अंश को भी सुनना यहाँ ज़रूरी है क्योंकि यहाँ सिर्फ अपनी बात रखने से बेहतर है कि राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे, ज़रा उसको सुन लेते हैं। मैं जब 14 साल का था, स्कूल में था, सुबह ज्योग्राफी की क्लास में था, मैं पढ़ रहा था, सामने बैठा था और मेरी एक टीचर आई, अंदर आई और उसने कहा, राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है। मैं बदमाश था, बहुत बदमाश था जब छोटा था। बहन से पूछ सकते हो क्या क्या करता था मैं, अभी भी करता हूं। मैंने सोचा प्रिंसिपल बुला रहा है, मैंने कुछ गलती की होगी, अब मार पिटेगी। वहां पे केनिंग होती थी, मैंने सोचा था अब केनिंग होगी मेरी। मगर जब मैं चल रहा था, जिस टीचर ने मुझे बुलाया उसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा, राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। और जब मैंने उसके शब्द सुने मुझे पता लग गया कुछ गलत हो गया है। मेरे पैर कांपे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे मां के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। 14 साल का था। देखिए, ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो मैं अभी कह रहा हूं, ये बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आएगी, ये बात अमित शाह जी को नहीं समझ आएगी, ये बात डोवल जी को भी नहीं समझ आएगी, मगर ये बात कश्मीर के लोगों को समझ आएगी, ये बात सीआरपीएफ के लोगों को समझ आएगी, ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी, उनके परिवारों को समझ आएगी।
तो उन्होंने मुझे कहा, नाम ओंगमू है उसका, उसने कहा दादी को गोली लग गई, दादी को गोली लग गई। और फिर मुझे गाड़ी में वापस ले गए, प्रियंका को मैंने स्कूल से उठाया, मैं वापस गए। और फिर मैंने वो जगह देखी जहां मेरी दादी का खून था। पापा आए, माँ आई। माँ बिल्कुल हिल गई थी, बोल नहीं पा रही थी। तो राहुल गांधी एक भावुक भाषण यहाँ देते हुए ये रिकैप कर रहा हूँ दोस्तों, एक साल भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर राहुल गांधी श्रीनगर में इस यात्रा को समाप्त कर रहे थे, और समाप्त कहें या वहाँ रोक रहे थे, क्योंकि यात्रा अभी भी जारी है। समापन कहना सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा। और ये जो यात्रा के अंतिम पड़ाव में जो भाषण दे रहे थे उसका अंश, और चूंकि इस पूरे यात्रा को हम लोगों ने कवर किया था और कैसे यात्रा के जरिए देश की सियासत बदल रही थी, उसको बहुत नज़दीक से हमने देखा। और न सिर्फ हमने देखा, हमारे ज़रिए आप तमाम दोस्तों ने भी देखा है, समझा है, जाना है। इसलिए भी यहाँ आज इस चीज़ को आपके बीच रखना ज़रूरी है। राहुल गांधी की एक नई यात्रा अब शुरू हो चुकी है, उसकी चर्चा हम अब आगे बढ़ाते हैं। तो आज न्यूज़ पॉइंट में चर्चा करेंगे दोस्तों कि कैसे भारत जोड़ो यात्रा ने बदल दी है देश की सियासत, और क्या इंडिया यानी देश भी और विपक्ष भी, विपक्षी दलों का गठबंधन भी, दोनों, इंडिया का मतलब देश और इंडिया का मतलब दूसरा मतलब जो है वो है विपक्षी दलों का गठबंधन, जो एक बनाया है, फॉर्म किया विपक्षी दलों ने। ये इन दोनों के जो इस बदले हुए सियासत का फ़ायदा विपक्षी दलों को मिल पाएगा और इंडिया को मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा के रिकॉर्ड को कभी तोड़ पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन सारे सवालों के साथ चलिए आते हैं, अब हमारे तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। और हमारे साथ देखिए, स्क्रीन पर ज़रा ले आइए हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों को। इस वक्त 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं, विजय शंकर सिंह साहब हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। और आज राहुल गांधी की एक नई यात्रा, देश में बहुत कुछ हो रहा है, बलून कई सारे छोड़े जा रहे हैं अलग अलग ढंग से, लेकिन उसके बीच राहुल गांधी विदेश की 4 देशों की, यूरोपीय देशों की यात्रा पर हैं, जिसमें पहला उनका जो मुकाम जहां तक पहुंचना था वो है बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स। वहां राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। अभी से 2 घंटे बाद राहुल गांधी की मीटिंग है, और उसके बाद राहुल गांधी जो है अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, फ्रांस जाएंगे। फ्रांस के बाद राहुल गांधी नीदरलैंड्स जाएंगे, द हेग, और उसके बाद फ्रांस में पेरिस, फिर द हेग जाएंगे, और हेग के बाद में राहुल गांधी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो जाएंगे। 11 तारीख को राहुल गांधी वहाँ से वापस लौटेंगे। ये और पूरी आइटनरी जो है राहुल गांधी की, वो सोशल मीडिया के जरिए आप तक या हमारे जरिए भी आप तक पहुंच जाएगी, क्या कुछ होने जा रहा है। स्वामी जी, आपके पास सीधा आना चाहता हूं, इस यात्रा पे पहले चर्चा करना चाहता हूं। राहुल गांधी की यात्रा के 1 साल पूरे, भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे, इन 1 साल में देश की सियासत में कितनी तब्दीली आई है आपके नजरिए से? देखिए राजीव जी, याद कीजिए, सब लोग याद करें, आपके श्रोता और दर्शक याद करें, 1 साल पहले स्थिति क्या थी कि लोग नफरत के खिलाफ बोलने में डरते थे, क्योंकि यह मान लिया गया था, ये सब लोगों ने सोच लिया था कि नफरत माने देश प्रेम और प्रेम की बात करना माने देश विरोध। 1 साल के अंदर देखिए कितना परिवर्तन आया है कि आज के तारीख में जनता खुलकर मोहब्बत के पक्ष में बोल रही है और नफरत की आवाज जो है वो दब रही है। आपने एक पोल देखा होगा, जो पोल मई के महीने में हुआ उसमें और जो अगस्त के महीने में पोल हुआ उसमें राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में 9% की बढ़ोतरी हुई और मोदी जी की पॉपुलैरिटी में 9% की गिरावट आई।
और जो क्षेत्रीय दल है उनको अपना नेतृत्व देने वाले लोगों का 18%। इसका मतलब यह है कि आधे लोग आज की तारीख में जब 9% की गिरावट आई है 3 महीने के अंदर, तो अगले 8 महीने के अंदर कितनी गिरावट आएगी यह आप देखने में। और आज की तारीख में भी एक समूह ऐसा है जो डरता है, जो अपनी बात को व्यक्त करने में संकोच करता है, लेकिन इसके बावजूद करीब 50% लोग ऐसे हैं जो खुलकर इंडिया के साथ हैं। और यह सब कुछ इसलिए हुआ है कि 1 साल के अंदर जिस प्रकार से एक ऐसी सत्ता के सामने संघर्ष हुआ है, जो सत्ता के सामने 1 साल पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था, कोई सोच नहीं सकता था कि कोई राजनीतिक संघर्ष होगा। सब मान के चल रहे थे कि अब तो मोदी जी 2024 में आएंगे ही और 2029 की लड़ाई लोग लड़ें। 1 साल के अंदर इतना परिवर्तन आया है और यह परिवर्तन लगातार जारी है। और इससे यह लगता है कि जो ट्रेंड है, जिस प्रकार का ट्रेंड बढ़ रहा है और जिस प्रकार का ट्रेंड घट रहा है, उससे यह लगता है कि देश की राजनीतिक परिस्थिति क्या होने वाली है। आपने राजीव जी सुना होगा, पढ़ा होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पड़पौत्र जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे और बड़ी भव्यता के साथ उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, आज पूरी निराशा के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी में मेरे जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया है। देखिए, हर देश के पूरे कोनों से यह बात महसूस की जाने लगी है और बहुसंख्यक समाज, अल्पसंख्यक समाज सब ये समझने लगा है कि देश के लिए आवश्यक है कि मोहब्बत की अलग को जगाया जाए और जो नफरत ये लोग फैला रहे हैं, और आज के तारीख में जितना भी ये प्रयास कर रहे हैं नफरत को फैलाने का, उसको रोकने के लिए जो मोहब्बत की एक बयार है ये उसको रोक रही है। देखिए, एक चीज और स्पष्ट हो रही है, आपने देखा राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस की रैली हुई, यहां तो लोगों को रैली के अंदर पानी पीने को नहीं मिलता है, वहां छाछ के टैंकर लगाए गए और उन छाछ के टैंकरों में जो छाछ पीने के लिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे या जनता थी, वो तो थी ही, बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। और जो स्थिति आज बन रही है पूरे देश में, हर तरह जिस तरह से लोग बीजेपी को डिजर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को छोड़ रहे हैं और कांग्रेस से छोड़ने वालों की संख्या बिल्कुल नगण्य हो गई है। और जिस प्रकार से पूरी राजनीतिक पटल में आप स्थिति देख रहे हैं, अब तो राजीव जी ये भी स्थिति हो गई है, जो गुजरात इनका राज्य, खुद का राज्य है, वहां भी आज की स्थिति यह है कि आज अगर इलेक्शन हो जाए, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के 40% से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती। गुजरात के अंदर की यह स्थिति है। और कल का दिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, जब घोसी का इलेक्शन होगा और घोसी के इलेक्शन में ट्रेंड पता चलेगा। अगर जनता ने जिस प्रकार से लाइन लगा के सुधाकर सिंह को वोट दिया है और अगर उसमें प्रशासन ने कोई हेरफेर नहीं की, तो आप देखिएगा ये एक ट्रेंड सेटर होगा। और इस ट्रेंड सेटर के बाद ये जो विधानसभा के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, घोसी के चुनाव को कल आप कवर कीजिएगा, अपने श्रोताओं को बताइएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भी ये ठान लिया है कि अब मोहब्बत की ही दुकान सजेगी, अब नफरत का कोई स्थान देश में और भारतवर्ष में नहीं होगा। जी, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। घोसी ही नहीं बल्कि 7 उपचुनावों के नतीजे आने हैं और सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश के इस घोसी क्षेत्र, घोसी चुनाव पे इसलिए है क्योंकि यहाँ इंडिया बनाम एनडीए है। देखते हैं किसकी जीत होती है उपचुनाव। लेकिन उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा स्वामी जी बता रहे हैं। लेकिन यहाँ इंडिया की सियासत, देश की सियासत कैसे साल भर में बदल गई है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, आपसे जरा समझूं, कितना बदलता हुआ आप देख रहे हैं इस देश को, इसकी सियासत को? देखिए राजीव जी, साल भर पहले जो हालात थे वो निश्चित रूप से बहुत निराशा और बहुत अंधकार देश में था। विपक्ष बिल्कुल नेस्तराबूद नजर आ रहा था और नरेंद्र मोदी की अपना जो सत्ता की संस्कृति है वो बेलौस ढंग से चल रही थी। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने चीजों को बदलना शुरू किया था। उस दरमियान आज 1 साल पूरा हो रहा है और महत्वपूर्ण यह है कि किसी ने यह सोचा नहीं था कि राहुल गांधी पैदल यात्रा करेंगे और इस यात्रा को पूरा करेंगे। ज्यादातर तो सत्ताधारी पार्टी के जो प्रवक्ता थे वो मजाक उड़ा रहे थे और उनको लग रहा था
कि कहीं वो कार से यात्रा करेंगे या कुछ और ढंग से यात्रा करेंगे, लेकिन ये यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक रही। आजादी के आंदोलन में भी इतनी लंबी और अनवरत चलने वाली कोई पैदल यात्रा नहीं हुई। उसके बाद की राजनीति में भी 2-3 महत्वपूर्ण यात्राएं हुई, लेकिन इतनी लंबी और अनवरत चलने वाली कोई भी यात्रा नहीं रही। इस लिहाज से भी ये भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक है, लेकिन मैं इसे तथ्यों में नहीं देखता। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी ने जिस माहौल को बदला है, वो जो डर का माहौल था, विभाजन का माहौल था, उसको उन्होंने जिस ढंग से सच्चाई और ईमानदारी के साथ लोगों से जुड़ करके बदलने की जो कोशिश की, वो अपने आप में स्तुत्य है। और इस यात्रा में आप तो रहे, उसमें शामिल रहे, कई जगह कवर करने के लिए पहुंचे हैं। हम लोग तो केवल टेलीविजन पर देख रहे थे, जिस तरह के दृश्य आ रहे थे उसमें बूढ़े, बच्चे, विकलांग तक जो राहुल गांधी का हाथ पकड़ करके उस यात्रा में कदम 10 कदम ही नहीं, 2 किलोमीटर तो कम से कम चलने के लिए बेताब थे। इसके अलावा जो किसान थे, मजदूर थे, इवन दलित, रोहित वेमुला की मां उसमें शामिल होती हैं। और आपको याद होगा कि रोहित वेमुला के सवाल पर जो पार्लियामेंट में हुआ था और उसके बाद जेएनयू को जिस तरह से बदनाम किया गया था, वो तमाम सारे मुद्दे राहुल गांधी की इस यात्रा में जुड़ते हैं। और वहां से होते हुए मैं एक और तारीफ करूंगा राहुल गांधी की, वो महाराष्ट्र में होते हैं तो सावरकर पर सवाल उठाते हैं। ये पॉलिटिकली भले ही इनकरेक्ट हो, अब तो इंडिया अलायंस में है और उस समय भी शिवसेना उनके साथ थी, लेकिन राहुल गांधी इस नाते वो सावरकर को छोड़ते नहीं है, बल्कि उस ऐतिहासिक सच को रखते हैं कि सावरकर ने माफी मांगी थी, 1 बार नहीं 6 बार, और 60 रुपया वो मासिक पेंशन भी अंग्रेजों से पा रहे थे। तो एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार इस देश को जोड़ने के लिए दलितों और आदिवासियों, पिछड़ों के, किसानों के मुद्दों को उठाने के लिए संघर्षरत है, ऐसे में जो अभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि 9% की उनकी लोकप्रियता बढ़ी, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये आंकड़े थोड़ा कम है, सच्चाई इससे भी ज्यादा कहीं है। महाराष्ट्र में आप देखिए, पिछले दिनों वो उनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा थी। उत्तर भारत में भी चीजें बदलती हुई दिख रही हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश में वो चीज अभी नहीं दिख रही है जो होनी चाहिए थी। भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 जो संभावित है, अगर वो होता है तो जाहिर तौर पर जहां राहुल गांधी अभी नहीं पहुंचे हैं वहां भी पहुंचेंगे, और तब एक और आपको बदलता हुआ माहौल दिखाई पड़ेगा। जी, एक बदलता हुआ माहौल। और ऑलरेडी हम लोग पिछले साल भर से देख रहे हैं, राहुल गांधी 5 दिनों के लिए 4 देशों की यात्रा पर हैं, और वहां भी इससे पहले आपने देखा था, हम लोगों ने लगातार कवरेज किया राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा, और उससे पहले राहुल गांधी की इंग्लैंड यात्रा। अब यूरोप की यात्रा पर राहुल गांधी हैं और उनकी यात्रा अनवरत जारी है। उस यात्रा के जरिए इस देश में क्या कुछ बदल रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, यहाँ क्यों हम राहुल गांधी की यात्रा या कांग्रेस की यात्रा की बात कर रहे हैं या विपक्षी दलों के उनके साथ की बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए क्योंकि विपक्ष मजबूत तो देश का लोकतंत्र मजबूत, ये कहा जाता है। लेकिन पिछले 9 साढ़े 9 साल में, खासकर 9 साल कह लें, 9 साल में विपक्ष कमज़ोर और बिल्कुल कमज़ोर दिखाई देता रहा, और सत्ता पक्ष जो है मजबूती के साथ अपनी मनमानी करता हुआ दिखाई दिया। क्या अब भी ऐसा होने जा रहा है? क्या आज की तारीख में ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कुछ मायने रखती है? क्या आज की तारीख में भारत में जो एक मजबूती के साथ मोदी सरकार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, उसको धक्का लगता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या मनमानी पर कोई रोक यहां दिखाई दे रही है? इस यात्रा के दौरान जिन बातों को लेकर के राहुल गांधी आगे निकले थे, जिसमें नफरत के अलावा महंगाई और बेरोजगारी की बात थी, उस पर कितना लगाम लगाने में, सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद करने में विपक्षी दल और खासकर राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस ये सफल हो पाए हैं? इन तमाम बातों पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। आज आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, आपसे जरा समझूं कि इन 1 साल में और खासकर राहुल गांधी की इस यात्रा जो अभी भी जारी है, इस यात्रा से क्या कुछ आप देख रहे हैं? राहुल गांधी यूरोप में हैं, क्या कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है देश को, जबकि देश में G20 है, धूम मची हुई है, गोल्ड और सिल्वर प्लेटेड थाली में, महाराजा थाली में खाने परोसे जा रहे हैं।
मेहमानों को रिसीव करने के जो पोस्टर लगे, जी ठीक है ठीक है। उन पोस्टरों में सबसे ज्यादा आगे मोदी साहब ही दिख रहे हैं, तो मेहमानों के स्वागत करने का एक नया तरीका भी दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए, भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप भी उसमें शामिल हुए, मैं भी 2-3 जगह मैं भी शामिल हुआ। और देखिए, मतलब इसको अगर भविष्य का इतिहासकार जब देखेगा तो नरेंद्र मोदी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी उसमें एक बहुत छोटा अंश होगा। इस यात्रा ने, मतलब मैं अगर पिछले 30 साल की राजनीति की चर्चा करूं, यानी बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद की राजनीति के बाद, तो इस देश में अगर कुछ बहुत अच्छा और सकारात्मक हुआ है और इतने बड़े स्केल पर हुआ है, वो भारत जोड़ो यात्रा हुई है। और इस दौरान आप देखिए कि कांग्रेस के भी ऐसे 2 प्रधानमंत्री हुए, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, जो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर नहीं थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि कांग्रेस की दूरी, जो कांग्रेस का वास्तविक जनाधार था, उससे हटती गई। और केवल वास्तविक जनाधार से नहीं हटी, वैचारिक जो कांग्रेस की जमीन थी वहां से भी कांग्रेस हटी है। इस यात्रा ने केवल कांग्रेस को नहीं, पूरे देश को 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें दी हैं राजीव जी। एक, नए तरीके की राजनीति दी है। जैसा मैंने चर्चा किया कि नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, मोदी, बीच में 2-3 प्रधानमंत्री और आए, लेकिन ये मुख्य तौर पर इस दौरान जो देश की राजनीति थी वो केवल कांग्रेस की नहीं, बाकी सब नेताओं की। आप उन नेताओं को भी इनमें गिने जो समाजवाद और सोशल जस्टिस की राजनीति करते हैं, वो भी जनता से दूर चले गए। सारी राजनीति बुलेट प्रूफ गाड़ियों के अंदर, ब्लैक कैट कमांडो के पीछे और हेलीकॉप्टर पर चली गई। ये पहली बार हुआ है इतने बड़े पैमाने पर कि कोई राजनेता जनता के बीच में इस तरीके से गया हो, और एक नए प्रकार की राजनीति जिसमें कि जनसंपर्क पे वापस लौटी है। तो ये एक नया कुछ भारत ने दिया। दूसरा चीज कि सोच के आधार पर एक वैक्यूम बन गया था, एक विचारधारा का वैक्यूम बन गया था, और उस वैक्यूम का फायदा, उस खालीपन का फायदा आरएसएस ने उठा लिया। मंडल कमीशन के बाद जो राजनीति आई, उसके बड़े सकारात्मक परिणाम हुए। एक वंचित समाज को पॉलिटिकल लीडरशिप मिली, लेकिन उनकी भी राजनीति ने एक जो वैचारिक दृष्टिकोण देना चाहिए था, वो वैचारिक दृष्टिकोण नहीं दिया। वो सत्ता में आने की राजनीति और सत्ता की राजनीति तक ही सीमित रह गया मामला। तो एक नई सोच जो कि समावेशी है, इंक्लूसिव है, सबको साथ में लेकर, महिला, जेंडर का इशू, आरक्षण का इशू, हाशिए के समाज का इशू, माइनॉरिटीज का इशू, इनको साथ में लेकर यात्रा चली है। और तीसरा सबसे बड़ा जो चीज है कि इस देश को राजीव जी कॉन्फिडेंस दिया है। पिछले हफ्ते 10 दिन की घटनाएं आप अगर देख लीजिए, जिसको हम लोग हंसी मजाक में टेस्ट बलून भी कह रहे हैं, लेकिन वो गंभीर बातें हैं कि देश के संवैधानिक लोकतंत्र के ऊपर प्रहार हो रहे हैं। राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, कोई संस्थान नहीं बचा जिस पे हमला ना हुआ हो। संसद, ये मनमानी चल रही है। संसद का सत्र कैसे बुलाया जाएगा, क्यों बुलाया जाएगा, कोई पारदर्शिता नहीं है। बीच बीच में 1 नेशन 1 इलेक्शन के शिगुफे छोड़े जाते हैं। हम लोग ही यहाँ पे चर्चा करते हैं कि चुनाव होगा भी कि नहीं होगा। इतना बड़ा संकट देश के संवैधानिक लोकतंत्र पे है, उसके बावजूद राजीव जी देश को एक कॉन्फिडेंस भी है, और उसी कॉन्फिडेंस ने इंडिया गठबंधन बनाया है। बिल्कुल।
तो भारत जोड़ो यात्रा का जो कंट्रीब्यूशन है भारत की राजनीति में, जो आगे के इतिहासकार को दिखाई देगा कि इसने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और सबसे बड़ी बात, दो इम्पोर्टेंट नारे वहां से निकले, मोहब्बत की दुकान जिसकी बहुत आवश्यकता थी। आप देखिए ना, देश में लिंचिंग, घोड़ी से उतार कर दूल्हे को मारना, मंदिर जाने पर मारना, पानी पीने पर मारना, किन किन चीजों पे हत्याएं हो रही, फ्रिज खोलकर देखकर कौन क्या खा रहा, उस पर हत्याएं हो गई। उस संकट काल से निकालने वाली जो कोशिश है वो ये भारत जोड़ो यात्रा में हुई है। तो इसका कंट्रीब्यूशन भविष्य के इतिहासकारों के लिए बहुत बड़ा होगा। उसमें नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और गैर मौजूदगी एक पैराग्राफ की होगी। राजीव जी। जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी चूंकि इस वक्त देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी सरकार और उनकी जो सरकार के क्रियाकलाप हैं या शासन पद्धति है, उससे ही खफा होकर, नाराज होकर विपक्षी दलों का ये गठबंधन बना है, आप जान रहे हैं। और कई जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज की तारीख में ये नाराज़गी किसी न किसी रूप से जाहिर करता है। और लिंचिंग से लेकर के तमाम बातें यहाँ रख भी रहे थे प्रशांत टंडन जी। और इसी के खिलाफ राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही थी, यानी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। एक नया नारा आता है, वो नारा आगे बढ़ता है और अब वो नारा जो है परिवर्तित होता है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया में। और देखिए कि एक इंडिया गठबंधन बन जाता है। इस गठबंधन तक पहुंचने से पहले ज़रा आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। आपके एरिया से भी भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी और आपने बहुत नज़दीक से इस यात्रा को देखा ही नहीं बल्कि उसके सहभागी भी बने। उस हिसाब से भी ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं पिछले साल भर में देश की राजनीति को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं। और यहाँ से आगे की राजनीति की भी चर्चा करूंगा आप लोगों के बीच आकर के सेकंड राउंड में। लेकिन यहां तक जो राजनीति पहुंची है, इसमें क्या विपक्षी दलों के बीच कोई कॉन्फिडेंस दिखाई देता है आज की तारीख में? डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, चूंकि मध्य प्रदेश में इलेक्शन भी होना है, इसलिए भी ये सवाल आपके सामने रखना बहुत लाजिमी है। राजीव जी, जो ममता बनर्जी कभी कहा करती थी कि राहुल गांधी या कांग्रेस के नेतृत्व में हम गठबंधन नहीं बनाएंगे, यूपीए खत्म हो गया है, वो ममता बनर्जी उत्साहित हो गई हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद। एक अंतर तो ये आया, बहुत सारे अंतर आए हैं। कांग्रेस में अंतर आया है, भारतीय जनता पार्टी में आया है, देश की राजनीति में आया है, विपक्ष के इंडिया समूह में शामिल दलों में परिवर्तन आया है। ये सारे परिवर्तन विजिबल है, कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं है जो नंगी आंखों से हमें दिखाई न दे। जी, परिवर्तन की जो बात है, ये अगर ये इवेंट करने वाली सरकार, ये इवेंट बाज सरकार अगर होती राहुल गांधी की जगह, तो क्या करती? आप कल्पना कीजिए कि राहुल गांधी की जगह अगर नरेंद्र मोदी यात्रा निकाल रहे होते तो क्या होता। बड़ा मजेदार कल्पना एक दिन मेरे मन में आई कि अगर राहुल गांधी की जगह नरेंद्र मोदी भारत जोड़ो यात्रा की तरह कोई यात्रा निकालते तो पहले 2 महीने पहले से उस इलाके की सड़कें बनती, उस इलाके में उनके रहने के लिए 5 स्टार होटल चुने जाते, देखे जाते, उनके लिए बड़ा सा रथ बनाया जाता, महलों में व्यवस्था की जाती और लोगों को चंदा कर करके 500-500 रुपए देकर इकट्ठा की जाती भीड़। और अगर उस यात्रा को 1 साल हो गया होता तो जैसे अभी मध्य प्रदेश में 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकल रही हैं, ऐसी आशीर्वाद यात्राएं निकलती और वो आशीर्वाद देते। लेकिन राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहां तक कि कोई बड़ा आयोजन तक उन्होंने नहीं किया कि हम इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, 1 वर्ष हो गया है। बल्कि राहुल गांधी सामान्य अंदाज में अपनी विदेश यात्रा पर चले गए हैं, बेल्जियम पहुंच गए हैं और अभी कुछ बेल्जियम में लोगों से बातचीत भी करने वाले हैं। तो ये अंतर है एक तो कांग्रेस में और बीजेपी में। बीजेपी हर चीज को भुना लेना चाहती। G20 का नेतृत्व भारत को मिला तो बीजेपी ये बताना चाहती कि मोदी है तो मुमकिन है। G20 इसलिए हिंदुस्तान में हो रहा है कि मोदी जी हैं, और ऐसा लग रहा है मानो G20 होने के बाद पूरे देश का नक्शा बदल जाएगा, दलितों पे अत्याचार खत्म हो जाएंगे, नफरत की कंपनियां, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, किसानों को MSP मिल जाएगा, ऐसा लगता है। जो माहौल बनाया जा रहा है G20 को लेकर, तो लगता है कि अरे कुछ बड़ा हो रहा है। लेकिन उसके बाद आम आदमी के हाथ में क्या आएगा ये पता नहीं।
आम आदमी की बात छोड़िए, जो G20 जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है 1 साल के लिए, उसमें भारत को क्या मिलेगा, भारत के लक्ष्य कितने पूरे होंगे, विश्व के लक्ष्य पूरे होंगे या नहीं। और जो G20 का आधार है वसुधैव कुटुंबकम, उस G20 को कराने वाली बीजेपी की सरकार देश की एकता में ही यकीन नहीं करती। जो देश की सरकार मणिपुर को ही अपना नहीं मानती, मणिपुर की चिंता को अपनी चिंता में शामिल नहीं करती, किसानों के दर्द को अपने दर्द में शामिल नहीं करती, दलितों की पीड़ा समझ नहीं सकती, ये सारी बातें बदली है राजनीति में। पिछले 1 साल में कोई एक बंदा ऐसा आया इस देश में जो खुलकर कहता है कि नरेंद्र मोदी जवाब दो, इस चीज के लिए नरेंद्र मोदी जवाबदार है, इस बात के लिए अमित शाह जवाबदार हैं, इस बात के लिए मोहन भागवत जिम्मेदार हैं, जो कहता है कि ये सरकार जिम्मेदार है। जो व्यक्ति खुलकर नाम लेता है कि हम दो हमारे दो, तो ये सवाल लोगों के मन में आया कि आखिर वो कौन है। G20 की बात हो गई, लेकिन G2 की बात भी तो होना बहुत जरूरी कि G2 कौन है। ये G2 में जो दो लोग हैं, 2 नेता हैं, 2 उद्योगपति हैं, ये G2 क्या है। तो लोगों के मन में खुलकर ये बात आई है कि लोग खुलकर कहने लगे। एक और बात, पिछले साल फिल्में आ रही थी, जो मैं आज एक फिल्म देख के आया, बड़ी दिलचस्प बात है। पिछले साल एक फिल्म आई थी जो जिसमें कश्मीर फाइल्स आई थी, कश्मीर के मुद्दे को एक पक्षी तरीके से उठाया गया था, फिर केरल के मुद्दे को उठाया गया। लेकिन आज एक फिल्म आई है जिसमें कहा गया कि आप एक काम जरूर कीजिए कि आप किसको वोट देंगे, इस बात को सोच समझकर कीजिए। क्या आप ऐसी सरकार को चुनते हैं जो 5 साल तक आपके सेहत की चिंता करती है? क्या आप ऐसी सरकार चुनते हैं 5 साल के लिए जो आपके बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचती? तो यह परिवर्तन आया कि एक साल पहले शायद ऐसी फिल्म की कोई कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन आज उस फिल्म की कल्पना की आ गई है और लोग खुलकर अपनी बात कह रहे हैं। यह परिवर्तन देश के समाज के हर वर्ग में सीधा सीधा दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी में आत्मविश्वास आया है, खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं, राहुल जी ने स्पष्ट किया कि वो प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं है। स्पष्ट है कांग्रेस ने इंडिया के नेतृत्व की झंडाबरदारी कर रहा है, लेकिन खुलकर उसके बारे में नहीं कह रहा है। ये भी दावा नहीं कर रही है कांग्रेस की हमारी पार्टी का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बनेगा अगर सरकार बनी तो। इस तरह की बातें, बहुत सारे विचार लोगों के मन में आए, लोग खुल गए। और दूसरी बात यह कि काफी हद तक प्रधानमंत्री और बीजेपी की नीतियां बेनकाब हो गई। उसी का नतीजा है कि माननीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में, उनके सर्वेक्षणों में लगातार उनकी लोकप्रियता घटती हुई दिख रही है और राहुल गांधी और कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही है। तो इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों को विश्वास राहुल गांधी में बढ़ा है और राहुल गांधी एक तरह से शेडो प्राइम मिनिस्टर हैं। हालांकि कोई पद उनके पास नहीं है, सांसद है मामूली, लेकिन उनका महत्व एक प्रधानमंत्री के समकक्ष माना जा रहा है, पूरी दुनिया में माना जा रहा है। तो ये बहुत बड़े परिवर्तन है। और राहुल गांधी जो विदेश गए हैं, उस भारत जोड़ो यात्रा की सालगिरह का जश्न मनाने के बजाय उन्होंने विदेश जाना पसंद किया। इससे भी ये सरकार डरी हुई है कि राहुल गांधी को वैश्विक मंच पर, वैश्विक मीडिया पर जो कवरेज मिलेगा, उतना कवरेज भारत में G20 की मेजबानी करने वाले देश के प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से शायद नहीं मिलने वाला है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल शायद नहीं मिलने वाला है। भारत में G20 और G20 में रशिया और चाइना के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आ रहे हैं, इसको लेकर के तो पहले से चिंता जाहिर की ही जा रही है। और उसके अलावा बाकी तमाम देशों के नेता तो आ रहे हैं, हालांकि आ तो रहे हैं, रशिया के नेता भी, वहाँ के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री चाइना के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो मेजबानी यहाँ G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रही है, एक तो पहली बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि ये मेजबानी जो मिलती है, अध्यक्ष का पद जो मिलता है या अध्यक्षता मिलती है, वो रोटेशन में एक साल के लिए सबके पास वो अध्यक्षता होती है। और इससे पहले इंडोनेशिया के पास में ये कुर्सी थी, बाद में उनके बाद मोदी जी के पास, यानी कि मोदी जी राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं इसलिए वो उस पर बैठे हैं, यानी कि भारत के पास। और भारत के बाद अब इस बैठक के बाद ये अध्यक्षता ब्राजील के पास जाने वाली है। तो ये एक रोटेशन है G20 देशों का। लेकिन इन G20 के बीच और आज भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे होने के बीच राहुल गांधी आखिर क्यों पहुंच गए विदेश?
और 4 देशों की यात्रा और 4 अहम देशों की यात्रा में जो अहम मीटिंग्स होने वाली हैं, जिसको लेकर कल ही प्रशांत टंडन जी ने बात की थी, राहुल गांधी के गुरु माने जाने वाले और उनके पिता के दोस्त सैम पित्रोदा से इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के अध्यक्ष यानी चेयरमैन सैम पित्रोदा से उन्होंने बात की थी। तो उन्होंने बताया था कि राहुल गांधी की डिमांड कितनी है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, आप लोगों ने देखा। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी रुके नहीं हैं, ये यात्रा चल रही है। इस यात्रा से, विदेश की यात्रा से भारत पर क्या फर्क पड़ने वाला है, और उसी समय जबकि भारत में G20 भी है, तब क्या फर्क पड़ेगा? क्या कवरेज का मामला है या कुछ और है? यानी कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं उसमें ऐसे भी राहुल गांधी को तो कवरेज मिलता नहीं है। जरा आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, कवरेज तो राहुल गांधी को यहाँ का मीडिया ऐसे भी नहीं देता है। ऐसे में ये 4 देशों की यात्रा राहुल गांधी की कितना मायने रखती है, तब जबकि आज भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ है। राहुल गांधी चाहते तो आज यहाँ रहते, हिंदुस्तान में रहते और इस वर्षगांठ का जश्न मनाते। क्या कहेंगे? राजीव जी, मुझे लगता है कि ये मीडिया राहुल गांधी को तवज्जो दे या ना दे, इससे कोई अंतर पड़ता नहीं है। क्योंकि इस मीडिया के बारे में आम जनता के मन में भी एक राय बन चुकी है कि ये मीडिया जो है ये सरकारी मीडिया है। और पहले जो दूरदर्शन के लिए कहा जाता था कि ये सरकारी भोंपू है, तो ये सब सरकारी भोंपू है। मतलब ये मोदी सरकार के लिए ही जो है ये एक तरीके से कहा जाए भोंपू बजाते रहते हैं। तो इसलिए इस मीडिया से तो कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं है, चाहे दे या ना दे। लेकिन मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी ने जाने का समय चुना, ये भी शायद किसी रणनीति के तहत ही ये समय चुना होगा, या इत्तेफाक कहिए कि इसी समय G20 की बैठक वही हो सकता है, ये पहले से तय रहा हो जाने का कार्यक्रम। अब 7 दिसंबर को चूंकि 1 वर्ष पूरा हो रहा था भारत जोड़ो यात्रा का, राहुल गांधी चाहते तो यहाँ रह के भी कोई बड़ा कार्यक्रम कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से पूरी भारत जोड़ो यात्रा निकाली और जिस तरीके से आम जनता से कनेक्ट हुए और आम जनता की समस्याएं सुनी, तो उन्होंने उसको एक शुद्ध राजनीतिक कार्यक्रम होने से बचाया। मुझे लगता है कि इसीलिए वो इस अवसर पर यहाँ मौजूद नहीं रहे कि ताकि ये यात्रा के ऊपर कोई पानी ना फिर जाए कि ये तो एक चुनावी यात्रा थी या एक राजनीतिक यात्रा थी, जो राहुल गांधी पूरी यात्रा के दौरान बार बार नकारते रहे कि ये राजनीतिक यात्रा है, चुनावी यात्रा है। और वो बार बार कहते रहे कि ये जनता को जोड़ने की यात्रा है, भेंट करने की यात्रा है और भारत को समझने और लोगों के दुख और दर्द को समझने की यात्रा है। इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी आज इस मौके पर भारत में नहीं है बल्कि विदेश में है। और मुझे लगता है कि यहाँ जो सरकारी कार्यक्रम हो रहा है G20 को लेकर के, अब वो तो आपने भी बताया और सबको मालूम है कि ये रोटेशन से मिलती है इसकी अध्यक्षता। अब किसी और को मिल जाएगी, घोषणा हो चुकी है, पहले किसी और के पास थी, हर साल होती रहती है। लेकिन राहुल गांधी से कब मिलने के लिए राजीव जी यूरोपीय यूनियन के सांसदों का दल अगर बेताब है उनसे बातचीत करने के लिए, तो ये समझा जा सकता है कि राहुल गांधी की कार्य मकबूलियत जो है वो किस तरीके से सारी दुनिया में बढ़ रही है। और क्यों जो है जब अमेरिका का यहाँ सांसदों का प्रतिनिधिमंडल आता है तो वो राहुल गांधी से मिलना चाहता है, जबकि वो सरकारी खर्चे पर आता है, मतलब सरकारी मेहमान होता है वो। और जब राहुल गांधी यूरोपीय देशों की यात्रा पर जा रहे हैं तो वहाँ जो है वो वहाँ के सांसद उनसे मिलना चाहते हैं। तो ये राहुल गांधी की एक कहिए कि बढ़ती लोकप्रियता है, या ये समझिए कि चूंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भारत को अच्छे तरीके से समझा है, तो सारी दुनिया राहुल के माध्यम से भारत को समझना चाहती है। जो पिछले 9 सालों में भारत की छवि जो थी वो खराब हुई थी, राहुल गांधी बाहर जाकर के, विदेशों में जाकर के भारत की उस छवि को सुधारने का काम कर रहे हैं कि असली भारत ये है जो सरकार ने बनाया है, वो असली भारत नहीं है, वो सरकारी मीडिया के द्वारा बनाया हुआ और सरकार के द्वारा बनाई हुई एक छवि है। असली भारत जो लोगों में बसता है वो भारत ये है जो राहुल गांधी बता रहे हैं। मुझको राजीव जी ऐसा लगता है कि इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा जो है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी देश में हो या विदेश में हो, हर समय जो है वो अब चर्चा में है। अब वो चाहे मीडिया हो और चाहे वो मोदी जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की चुनाव आदमी हो, राहुल गांधी को चर्चा में बने रहने से रोक नहीं सकते हैं, ये अब उनकी मजबूरी है। राहुल गांधी चर्चा में रहेंगे और इनको भी राहुल गांधी की चर्चा करनी होगी। भले ही इसके लिए आप आलोचना करें कि साहब G20 का यहाँ सम्मेलन हो रहा है और राहुल गांधी विदेश चले गए, अभी अभियान चलेगा अभी कि राहुल गांधी जो विदेश चले गए और यहाँ G20 का जो है वो सम्मेलन हो रहा है। तो ऐसे अभियान चलते रहेंगे। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि वो लगातार राहुल गांधी को सुर्खियों बनाए।
मीडिया तवज्जो दे या ना दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की टोल आर्मी लगातार राहुल गांधी का प्रचार करने में व्यस्त है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, जरा आना चाहता हूं दीपक जी आपके पास भी, कैसे देखते हैं पूरे एक साल को दीपक जी? राजू जी देखिए, जो भी यात्राएं होती हैं, यात्रा का मतलब ही है जड़ता से गतिशीलता की ओर। जब जब कोई ठहराव आता है, उसको तोड़ने का सबसे अच्छा जरिया जो होता है वो यात्रा होती है, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो, किसी संगठन के जीवन में हो, किसी समाज के जीवन में हो या किसी देश के जीवन में हो। राहुल गांधी ने एग्जैक्टली वही किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए नहीं किया है ये विपक्ष में रहते हुए, और विपक्ष में भी कोई ऐसा बड़ा पद उनके पास नहीं था कि उसके साथ वो कर सके। कोई पावरफुल ऐसा नेता हो जाए जिसके हाथ में सत्ता रहती, जिसके पास सारे पद रहते, पैसा रहता, वो अगर ऐसी कोई गतिशीलता दिखाने का जो कार्य है या गतिशील समाज को बनाने का काम है वो करता तो समझ में आता। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में प्रचारित कर दिया गया था कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये नाकारा है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें जिसकी चर्चा हम बार बार करते हैं, उस व्यक्ति ने जो कदम उठाया जो 7 सितंबर का, तो उसको मैं 2-3 चीजों से उसकी तुलना करना चाहता हूं राजीव जी। अलग अलग संदर्भों में है और अलग अलग सालों में है। आप याद कीजिए 1913 का महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीका में निकाला गया द ग्रेट मार्च जिसको बोला जाता है, वो नाटाल से ट्रांसवाल तक उन्होंने वहां के भारतीयों और अफ्रीकियों को लेकर रंगभेद और नस्ली जो कानून थे उसके खिलाफ उन्होंने एक निकाला था मोर्चा। नंबर 2, 1930 का दांडी मार्च, नमक के ऊपर जब अंग्रेज सरकार ने एकाधिकार कर लिया तो उसको तोड़ने के लिए उन्होंने दांडी मार्च किया, यात्रा निकाली थी। और तीसरा ये, पहले दोनों के नतीजे क्या हुए थे? सरकारों को झुकना पड़ा था। अभी फिलहाल सरकार झुकती नजर नहीं आ रही, लेकिन ये जरूर आ रही है कि उसकी हालत जो है वो नाजुक तो हो गई है। उसका कारण ये था कि जो एक बहुत बड़ा प्रपंच और छद रचा गया था मोदी सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, एक ऐसा विचार ले आया गया था हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का, देशभक्ति का, वगैरह वगैरह, तो वो जो समाज में पिछले 8-9 सालों से एक उन विचारों ने जड़ता ला दी थी, जो एक वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से बढ़ता हुआ समाज था, आर्थिक रूप से लगातार सशक्त होता समाज था। नए नए वो कानून आ रहे थे जो समाज को लगातार सशक्तिकरण कर रहे थे समाज का, जिसमें मनरेगा जैसी चीज थी, वगैरह वगैरह कई चीजें हैं। वो जो जड़ता जो आ रही थी पिछले 8-9 सालों में, उस जड़ता को भी जो है राहुल गांधी ने तोड़ा है। मैं इसमें 2-3 चीजें हैं। गांधी के पहले तक जैसे कोई भी नहीं सोचता था कि अहिंसा के माध्यम से भी आजादी मिल सकती है, वैसे राहुल गांधी के इस मोहब्बत की दुकान के पहले भी कोई नहीं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा जो हिंसा फैलाई जा रही है, जो नफरत फैलाई जा रही है, इसको वाकई उसका कोई प्रतिरोध हो सकता है या उसके ठीक उल्टे तरीके से उसका प्रतिरोध हो सकता है। तो नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जो दुकान है, इसका जो है लोगों ने हाथों हाथ लिया। ये सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे समय में जब लोग जो है कहा करते थे कि भाई चाणक्य का जवाब जो है चाणक्यगिरी से दिखाना चाहिए, जिस तरीके से भाजपा बिहेव करती है वैसा करना चाहिए, उसके खिलाफ जो मानवीय मूल्य है, आदर्श है हमारे समाज के, उनको इस यात्रा ने प्रतिस्थापित किया है। मुझे ऐसा लगता है लोगों का विश्वास जो है वो जगाया है, और यही उसकी सबसे बड़ी राहुल की ताकत है। एक अंतिम बात कहूंगा, एक बहुत संसद की घटना है जिसे 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो उस समय इंदिरा गांधी के बारे में अकबर इलाहाबादी का एक शेर पढ़ा गया था। वो शेर था, उसकी बेटी ने उठा रखी है सर पर दुनिया, उसकी बेटी ने उठा रखी है सर पर दुनिया, खैरियत गुजरी कि अंगूर के बेटा न हुआ। ये शराब के बारे में कहा गया था कि अंगूर की जो बेटी है शराब, उसी ने जब दुनिया सिर पे उठा रखी है, ये तो अच्छा हुआ कि अंगूर के बेटा न हुआ। ये इंदिरा गांधी के लिए कहा गया था। ये कहा गया था कि अच्छा हुआ जवाहरलाल नेहरू के कोई बेटा नहीं था, ये तो पता नहीं क्या कर देता। वो उस परंपरा को मुझे लगता है कि कई सालों के बाद आज राहुल गांधी ने बता दिया है कि जवाहर के खानदान का एक बेटा है। आप तो बेटी से निपट नहीं सके आज से कुछ साल पहले तक, अब आप बेटे से निपट के दिखाइए। मुझे लगता है ये जो कॉन्फिडेंस आया है, ये जो विश्वास भारत के अंदर पैदा किया है, और प्रतिरोध नाम की का जो शब्द है जो गुम हो रहा था हमारे डिक्शनरी से, गांधी जैसे व्यक्ति के देश से अगर प्रतिरोध नाम की चीज खत्म हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि समाज जो है हमारा और देश जो है कितना ज्यादा जड़ हो गया था, कितना निराश हो चुका था। उस निराशा को तोड़ा है। अंतिम बात कहूंगा कि जो विदेश की यात्रा है, मुझे लगता है कि और भी कहर ढाएगी, क्योंकि पहले की ही 2-3 यात्राएं राहुल गांधी किए थे, और वहां उन्होंने जो कुछ कहा था उसके घाव तो सत्ता पक्ष जो है अभी तक सहला रहा है,
पता नहीं लौट कर जब तक राहुल गांधी आएंगे तो क्या क्या चीजें लेके आएंगे, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच हम एक पोल भी कर रहे हैं जिसमें भारत जोड़ो यात्रा ने देश की सियासत को बदल दी, सवाल के साथ हाँ नहीं और कह नहीं सकते, ये पोल है। और इस पोल में आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिस्सा ले सकते हैं। अभी तक 2500 से ज़्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा ले लिया है पोल में, और 92% लोगों का कहना है हाँ देश की सियासत को भारत जोड़ो यात्रा ने बदल दी है, और 5% लोग कह रहे हैं नहीं, और कह नहीं सकते वाले 3% हैं, यानी 8% लोग ऐसे हैं जो कह नहीं सकते या नहीं वाले हैं। लेकिन 92% 92% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ भारत जोड़ो यात्रा ने देश की सियासत को बदल दी है। आना चाहता हूँ सीधे सिंह साहब आपके पास और आपसे समझूं, इसी सवाल का जवाब आपके ज़रिए लेना चाहता हूँ कि क्या देश की सियासत को भारत जोड़ो यात्रा ने पिछले साल भर में बदल कर रख दी है? देश की सियासत को ही नहीं बदला बल्कि देश के जनमानस को भी बदला। अब अगर हम इस बात थोड़ा पीछे जाएं, आना चाहता हूं सीधे सिंह साहब मेरी आवाज आ रही है? आ रही बिल्कुल, जो आपने सवाल पूछा है इसका सीधा उत्तर ये होगा कि देश की सियासत ही नहीं बदली है बल्कि जनमानस को भी इसने इस यात्रा ने बदल दिया है। जरा सा और पीछे चलिए, 2014 में आखिर मोदी सरकार आई किस मुद्दे पर थी? मोदी सरकार आई थी यूपीए 2 के जो आखिरी 3 साल में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, चाहे CWG का हो, चाहे 2G का हो, चाहे अन्य कुछ आरोप लगे थे जो ऑडिटर जनरल CAG की रिपोर्ट से आए हुए थे, उस आधार पर यह सरकार आई थी। लोगों को उम्मीद थी, उस समय न कोई राम मंदिर की बात करता था, न गौरक्षा की बात करता था, न सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करता था, इंडिया भारत की बात तो होती ही नहीं थी। यही होता था कि हम काला धन लाएंगे, विकास करेंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बताएंगे। तो निश्चित रूप से लोग उसकी तरफ आकृष्ट हुए और उसमें गुजरात मॉडल दिखाया गया। गुजरात जो गए हैं, मुझे भी 1-2 बार जाने का मौका मिला है, थोड़ा विकसित राज्य है, खासकर जब मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं तो मेरे लिए विकसित ही है और वैसे भी विकसित राज्य है। तो लोगों को लगा कि अब उनका घर, गांव, परिवार सब जो है उसी तरह से हो जाएगा, जगह जगह इंडस्ट्री, स्कूलिंग सब कुछ होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2014 में सत्ता पाने के बाद जो पहला कानून लाया गया तो भूमि अधिग्रहण कानून था, जिसके अंतर्गत ये सुविधा दी गई थी कि कोई भी कहीं भूमि अधिग्रहण कर सकता है, जिसको लेकर हंगामा हुआ। वो कानून वापस हुआ। उसके बाद नोटबंदी आई जिसने देश की आर्थिक कमर तोड़ के रख दी। उसके बाद कोरोना आ गया। आज तक GDP उस स्तर पर नहीं आ पाई जिस स्तर पर नोटबंदी के पहले थी, और उसी समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये जो है एक संगठित लूट है, और मोदी जी के लिए कहा था कि देश के लिए डिजास्टर साबित होंगे। वो 2019 में ही हार जाते यदि पुलवामा न हुआ होता तो। और पुलवामा हुआ कैसे, इसके बारे में वहां के गवर्नर साहब बता गए हैं, वो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी उसकी जांच नहीं हुई है। जब जांच करा लेंगे सबको पता लग जाएगा कि उसमें किसका हाथ है और कैसे हुआ है। और जांच इसलिए नहीं हो रही है कि जांच उससे कराए जाने पर बड़े लोगों के फंसने की आशंका है। लेकिन सत्यपाल मलिक के इस आरोप का जवाब सरकार के किसी मंत्री ने नहीं दिया। यह भी नहीं कहा कि नहीं साहब उन्होंने गलत कहा है, तो सब चुप्पी साधे बैठे हैं। अब भारत यात्रा के पहले की चीज देखिए, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, आज भी अगर संख्या के हिसाब से देखें तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर पर है। गांव गांव इसका संगठन है। लेकिन जैसे प्रशांत जी ने कहा कि नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह दोनों ही अच्छे कम्युनिकेटर नहीं थे। हालांकि नरसिम्हा राव तो पॉलिटिशियन थे, मनमोहन सिंह तो बेसिकली ब्यूरोक्रेट रहे हैं। तो निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेट का कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन एक लंबे समय तक इसका कम्युनिकेशन की कमी के कारण और दूसरे जो आर्थिक नीतियां थी वो इतनी ज्यादा प्रो कैपिटलिस्ट थी, जिसकी वजह से जो सरकार, जो यूपीए की सरकार थी, चाहे नरसिम्हा राव हो चाहे ये हो, निश्चित रूप से देश की बेहतरी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जनता से खिंचती चली गई। ऐसी स्थिति के बाद कांग्रेस में एक वैचारिक बदलाव आने की बात चल रही थी। जहां तक मुझे याद आ रहा है 2012-13 में राहुल गांधी का एक छोटा सा भाषण कहीं मैंने सुना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब जो पुरानी आर्थिक नीतियां हैं, जो 1991 की आर्थिक नीति थी, उसमें भी बदलाव की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि उससे से ही आशंकित होकर जो
पूंजीपति थे, वो बीजेपी के साथ चिपकने लगे और उसके बाद उन्होंने इसको पूरी तरह से फंडिंग की, लॉबिंग की और सरकार बनी। तो कांग्रेस जिस वैचारिक धरातल पर थी, जिस वैचारिक धरातल जिसको मैं नेहरूवन इकोनॉमिक्स कहता हूं, उस वैचारिक धरातल पर थी, उसको अभी चुनौती मिलने लगी कि आखिर वो करे तो करे क्या। दूसरे, पहले आप बात करिए, यात्रा के पहले जब कभी बात करिए तो लोग ये कहते हैं कि मोदी जी का विकल्प क्या है। लोकतंत्र में विकल्प नहीं पूछा जाता। मोदी जी का विकल्प हम भी हैं, आप भी हैं, कोई भी है। जो भी चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, जाएगा, बहुमत होकर चुने जाएगा। लेकिन तब विकल्प की बात पूछी जाती थी, और अब जब विकल्प सामने खड़ा हो गया है और ज्यादा मजबूती से खड़ा हो रहा है, तो जिस तरह की बदहवासी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर अमित शाह जी दोनों के हो रही है, उसको देख के लगता है कि अब उन्हें मुद्दों की तलाश है। ये बिल्कुल वही स्थिति है जैसे कि साल भर मैंने पढ़ा नहीं, इम्तिहान डिक्लेयर हो गया है, अब मैं कापियां पलट रहा हूं, किताब पलट रहा हूं, चिट बना रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूंगा। इसलिए इन मुद्दों की तलाश में, जैसे प्रशांत जी कहते हैं कि बैलून टेस्ट हो रहा है, तरह तरह के बैलून निकलते जा रहे हैं और उनका कोई लाभ नहीं हो रहा है। कभी उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बवाल होता है, तो कभी जो है भारत इंडिया पर बवाल होता है, कभी किसी और पर बवाल होता है। G20 एक नेचुरल इंटरनेशनल फिनोमिनन है, हर साल किसी न कहीं होता ही है। तो ऐसा कुछ नहीं जिसमें मोदी जी का कोई योगदान हो। साल भर ये रहे, अभी कुर्सी ब्राजील को चली जाएगी, अब ब्राजील वाले इसको होस्ट करेंगे, चाहे जहां भी होस्ट हो, वो चेयरमैन रहेंगे। लेकिन जब आपके पास कुछ बताने के लिए है ही नहीं, तब इन्हीं चीजों को बताएंगे। और इसमें भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कर रही है, अपने लोगों को बता रही है। इसे अपने लोगों को बताने की ज्यादा जरूरत है कि उन्होंने किया क्या है। ये उनको ही तुष्ट कर रहे हैं, हम लोग को पता है इन्होंने क्या किया है। तो भारत जोड़ो यात्रा ने जो सबसे बड़ा बदलाव ये किया है कि जनमानस को उसने समृद्ध किया है, जनता को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि 10 साल तक आप चले जाते रहे और आप सवाल पूछिए, हर उन चीजों पर सवाल पूछिए जिससे आप प्रभावित होते हैं। महंगाई पर पूछिए, बेरोजगारी पर पूछिए, सवाल इस पर पूछिए कि 10 सालों में आपको मिला क्या। सवाल इस पर पूछिए कि जिन पूंजीपतियों की संपत्ति 609 नंबर से दूसरे नंबर तक जाके फिर ड्रॉप हुई है, उनकी हालत कैसे सुधरी है। इस पर कोई बात नहीं करता है। आज ईडी के पास आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ, तो सामान्य व्यक्ति के खिलाफ जांच करने की फुर्सत है, लेकिन 20,000 करोड़ का जो टैक्स हेवन देशों से जो पैसा आया है देशों से, उसके बारे में फुर्सत नहीं है। उनकी हिम्मत नहीं कि एक चिट्ठी लिख के भेज सके, पूछ सकें कि भैया है क्या। उन्हें अपनी औकात पता है। और इसीलिए जब उनका समर्थन ये लोग करते हैं पूंजीपति वर्ग, तो जनता के में जा रहा है कि मोदी और अडानी का कोई न कोई कनेक्शन है, मोदी और अनिल अंबानी का कोई न कोई कनेक्शन है। जहां जहां मोदी जी जाते हैं वहां अडानी को क्यों मिलता है। ये चीजें जनता में आ रही है, जनता इनको उठा रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा का सबसे बड़ा जो लाभ मुझे लगता है ये हुआ है कि जनमानस उद्वेलित हुआ है, जनमानस जागरूक हुआ है और वो कांग्रेस को इसके विकल्प के रूप में देखने लगा है। जी बिल्कुल, कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में देखने लगा है ये जनमानस, ये देश की जनता जो है। कांग्रेस और विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया जिसका नाम दिया गया है, इंडिया को लेकर के भी बहुत सारी बातें होती रही हैं। टेस्ट बलून बहुत सारे छोड़े गए इसको लेकर के भी, और इसे दबाने की कोशिश की गई। लेकिन पिछले 7 सितंबर से लेकर के आज के 7 सितंबर यानी 2022 के 7 सितंबर से 7 सितंबर 2023 के बीच क्या कुछ बदला है, और इस बदलाव के बाद देश किस दिशा में जा रहा है, जरा आप उस दिशा में चलते हैं। उस सवाल के साथ आता हूं सीधे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, क्या कुछ लगता है आपको अगले 8 महीने में क्या कुछ दिखाई देता है। 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा जल्दी हो जाएगी। आज ही चुनाव आयुक्त मध्य प्रदेश में हैं और कह रहे थे कि 15 तारीख के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकते हैं हम, 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा। और जब पूछा गया कि क्या चुनाव प्रीपोन किया जाएगा यानी लोकसभा का चुनाव, तो उनका कहना था कि 6 महीने के अंदर अगर करवाया जाता तो हम तैयार हैं। यानी चुनाव आयोग किसी भी रूप से तैयार है चुनाव कराने के लिए। लेकिन अभी जो बातें आ रही हैं सामने वो यही कि अगले 5 राज्यों के चुनाव सामने हैं और भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ आज है। और अगर पीछे के 1 साल को देखा जाए तो कहीं ना कहीं डर दिखाई देता है मोदी सरकार में। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में जो राहुल गांधी की 1 साल की पदयात्रा में जो चीज स्पष्ट हुई है
वो ये हुआ है कि दो काउंटर नैरेटिव्स पैरेलल एक दूसरे के सामने खड़े हैं। पिछले एक साल में राहुल गांधी जिन जिन लोगों से मिले हैं, हजारों लाखों लोगों से मिले, क्या उसमें कोई बहुत बड़ा पूंजीपति था, बहुत अमीर आदमी था, बहुत रईस आदमी था? उसमें देश के सामान्य जन थे, वो गरीब लोग थे जो कि कष्ट में हैं, जिनके जीवन जीना दूभर हो गया है, जो महंगाई से बेरोजगारी से परेशान हैं। राहुल गांधी उनसे मिले हैं। पिछले एक साल में माननीय मोदी जी किन लोगों से मिले हैं? केवल पूंजीपतियों से मिले हैं, बड़े बड़े लोगों से मिले हैं, बड़े बड़े भव्य कार्यक्रम और आयोजन हुए हैं, लेकिन देश की जो असली आवाम है, जो भारत की जनता है, उससे मोदी जी कितने मिले हैं? अब ये देखिए, जो रघुराम राजन और राहुल गांधी के बीच की वार्ता हुई, वो इस देश की मूल समस्याओं का समाधान ढूंढने की तरफ एक कदम था। बात ये हुई, देखिए, एक कंसेप्ट है अर्थशास्त्र का, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आप कल्पना कीजिए, एक बहुत रईस आदमी जो 5 करोड़ महीना कमाता है, अगर उसकी आमदनी 10 करोड़ हो जाएगी तो वो कंजम्पशन नहीं बढ़ाएगा, वो डिमांड नहीं बढ़ाएगा, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, वो सप्लाई बढ़ाएगा, क्योंकि कहीं इन्वेस्ट करेगा। जो देश की जनता है, 93% जनता जिसकी परचेसिंग पावर पिछले 9 साल में कम हुई है, वास्तविकता में डिमांड वो क्रिएट करता है, कंजम्पशन वो क्रिएट करता है। हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है वी आर ए कंजम्पशन इकोनॉमी। हमारी जो ये कंजम्पशन की इकोनॉमी है, इसको अंदर धराशायी किया गया है। देखिए, अगर सारी की सारा जो धन बल है वो कुछ गिने चुने आदमियों के पास जाएगा तो वो सप्लाई बढ़ाएगा, और डिमांड नहीं होगी तो डिमांड सप्लाई का मिसमैच क्रिएट हो जाएगा। इस देश की समस्या का मात्र एक समाधान है जो राहुल गांधी ने पिछले चुनाव में दिया था। देश की सबसे गरीब जनता, जैसे नरेगा का कार्यक्रम चलाया गया था, अगर देश की सबसे गरीब जनसंख्या, आपको याद होगा 100 साल पहले वेस्ट बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और लाखों लोग मरे थे। जो लोग मरे थे वो इसलिए नहीं मरे थे कि गोडाउन में गेहूं नहीं था, मरे इसलिए थे तो लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं थी। अगर देश की 142 करोड़ जनता को परचेजिंग पावर कम से कम 5-10 हजार रुपए महीने की दे दी जाए, ये देश पूरे विश्व के लिए एक आकर्षण का केंद्र इसलिए बन सकता है, इतनी डिमांड क्रिएट करेगा, हमारी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, हमारा भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। तो राहुल गांधी जो केंद्रित कर रहे हैं अपने ध्यान को उन लोगों की तरफ कर रहे हैं जो कि डिमांड क्रिएट करता है, जो कंजम्पशन क्रिएट करता है, और मोदी जी उनकी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं जो सप्लाई क्रिएट करता है, जो फैक्ट्री। लेकिन इसीलिए आपकी जीडीपी में आप देखिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, केवल सर्विसेज सेक्टर बढ़ रहा है, जिससे इकोनॉमी के अंदर एक विषम स्थिति पैदा हो रही है जो देश के लिए हितकारी नहीं है। जी, ये देश के लिए हितकारी नहीं है, लेकिन जो कुछ हो रहा है और उसमें जो विपक्षी दलों का गठबंधन कर रहा है, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अभी तक जहां तक इस देश के सियासत को, देश की सियासत को ले जाने की कोशिश विपक्षी दल और खासकर राहुल गांधी ने जो किया है, उसको ज़रा समझना चाहते हैं। प्रशांत टंडन जी, कैसे आप देखते हैं? और ये टेस्ट बलून की बात हम लोग तो बार बार कहते हैं, और ये टेस्ट बलून भी शायद इसलिए है कि अब विपक्ष जो है बहुत मजबूती के साथ हर बात को काउंटर कर रहा है। राजीव जी, इस बार दिल्ली सितंबर में भी बहुत गर्म है और ये गर्मी बहुत जगह महसूस की जा रही है। अब देखिए, मोहन भागवत आरएसएस के चीफ आरएसएस आरक्षण के पक्ष में बयान दे रहे हैं और वो यहां तक कह रहे हैं, कोई किस्सा भी बताया है कि कैसे स्वयं सेवकों ने गाय का मांस तक जो है वो खा लिया था। ऐसा कोई किस्सा भी उन्होंने बताया, जो कि बाद में उन्होंने कहा कि वो उनके जो आयोजक थे उन्होंने झूठ कहा था और उनकी परीक्षा ले रहे थे। एनीवे, मतलब ये कि वो आरएसएस को कहां तक ले जा रहे हैं कि वो क्यों हो रहा है। और जो मोहन भागवत कह रहे हैं वो उदयनिधि स्टालिन से कहां अलग है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि 2000 साल तक जो प्रताड़ना सही है वंचित समाज ने,
उसको ठीक करने के लिए अगले 200 साल तक आप भी बर्दाश्त करो आरक्षण, ये उन्होंने कहा। तो ये कहां से अलग है जो उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं? कारण क्या है? ये गिरगिटान से भी तेज रंग बदलने का कारण क्या है? उसका कारण है कि नीचे से जमीन खिसक रही है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा हुई है, जो इंडिया गठबंधन बना है, जो बिहार में कास्ट का सर्वे हो रहा है, जो कास्ट सेंसस की डिमांड उठ रही है, ये आरएसएस बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग की हवा निकाल रहा है, इनके गुब्बारे में सुई चुभा रहा है। ये महसूस कर रहे हैं कि किस तरीके से माइनॉरिटीज का वोट अब जो है वो कांग्रेस की तरफ वापस आ सकता है। इसलिए पसमानदा मुसलमान की बात शुरू कर दी बीजेपी ने कुछ महीने पहले। अभी तक तो इनको याद नहीं आए थे पसमानदा, जिसकी दुकानें आप बंद करवाते हो, जिसको मारते हो गाय के नाम पर, जिसकी दुकानों में आग लगाते हो, वो कौन है? उसको तब देखते हो कि जहाँ बुलडोजर चलाते योगी गवर्नमेंट के लोग, या मध्य प्रदेश में बुलडोजर चल रहे खरगोन में, तो देखा क्या कि ये पसमानदा है कि अशरफ है कि पठान है कि सैयद है? तब तो आप देखते नहीं है। तो ये जो बातें जो ये आपको पटरी बदली हुई नजर आ रही है, वो पटरी बदली हुई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। और दूसरी एक बात है कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देखिए अभी तक वो अमेरिका में गए, यूनिवर्सिटी और थिंक टैंक में बात किया। मैंने इनसे बात की सैम पिट्रोडा साहब से, जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने प्रोग्राम फिक्स किए हैं, राहुल गांधी वहाँ जा रहे हैं। जो बता रहे हैं, आपने कहा कि बहुत डिमांड है। राहुल गांधी इस विजिट में ब्रुसेल्स में, फ्रांस में, नीदरलैंड्स में मिनिस्टर से, उनके लीडर अपोजिशन से, सीनेटर से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिल रहे हैं। यानी अब वो उनकी जो यात्रा का लेवल है वो बढ़ गया। और याद कीजिए कि 15 अगस्त को जब अमेरिका के कुछ सीनेटर भारत आए हुए थे, उन्होंने भी इच्छा जाहिर की थी कि राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय ने शायद उसको अनुमति नहीं दी। ये जो स्वीकार्यता राहुल गांधी की बढ़ रही है, ये राजनीतिक संकेत है। और मैं 2014 की बात पे ले जाऊंगा कि जब मोदी जी जा रहे थे, तब मोदी जी के पास वीजा नहीं था अमेरिका का और यूरोप का, तो वो चीन और जापान और दूसरे देशों में जा रहे थे। वो और मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए भी मोदी जब जाते हैं कहीं, तो वो एक सरकारी कार्यक्रम के अलावा सिर्फ और सिर्फ एनआरआई से, इंडियन डायस्पोरा से मिलते हैं, कभी वहां के लोगों से नहीं मिलते। राहुल गांधी के दबाव में वहां के नस्लिस्ट से मिले, एक तस्वीर आई अमेरिका में जब वो गए जी। लेकिन तो ये जो स्वीकार्यता बढ़ रही है राहुल गांधी की, ये पॉलिटिकल संदेश वहां तक भी जा रहा है। तो इस वजह से बीजेपी को बहुत कुछ जो है वो अपना रणनीति, मोदी साहब को, आरएसएस को, बीजेपी को बदल रहे हैं। और अभी आप देखिएगा जिसका बहुत कई तरीके के टेस्ट बलून उड़ाए गए, उतारे गए, उड़ाए गए। और अब आप देख रहे हैं कि संसद का जो विशेष सत्र है उसका एजेंडा क्या है। उसका एजेंडा ये है कि कोई एजेंडा नहीं है। तो ये जो राजनीतिक क्राइसिस है बीजेपी के अंदर, मोदी साहब के अंदर, ये बता रही है कि आगे आने वाले की राजनीति समय की और इलेक्शन कैसे होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्शन कैसे होगा।
इलेक्शन को लेकर के ये चिंता तो जाहिर है हमेशा पिछले दिनों लगातार हो रही है। देश की जनता ज़्यादा जागरूक है और चाह रही है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो, और लेकिन इलेक्शन कमीशन जो बता रहा है कि किसी भी वक्त हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी आज की तारीख में 5 राज्यों के इलेक्शन की तैयारियां उनकी पूरी हो चुकी हैं। ज़रा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपसे समझूं कि पिछले 1 साल में जो कुछ बदला है उसका कितना असर अब देख रहे हैं आप? 2 इलेक्शन पे उसका असर साफ दिखाई दिया, और ख़ासकर 2 में से एक को अगर पीछे कर भी दें, यानी कि हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन को, क्योंकि वहाँ यात्रा जो है एक पड़ाव के साथ गई थी, स्पेशली गई थी, लेकिन चुनाव पर उस यात्रा का कितना असर इसको मापा नहीं जा सकता, उस पैमाने को ना लाएं यहाँ। लेकिन दूसरा पैमाना जो है वो कर्नाटक का है, उसको यहाँ हम रख सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि 11 विधानसभा क्षेत्रों से ये यात्रा कर्नाटक में गुजरी थी, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। नहीं, 11 ज़िलों से गुजरी थी, जिसमें 52 विधानसभा क्षेत्र आते थे, तो एक बहुत बड़ा एरिया आता था। 11 ज़िलों से गुजरी थी। कुछ ज़िले तो इधर भी मध्य प्रदेश से भी कुछ ज़िलों से गुजरी है, और उनमें से एक जगह तो आप विराजमान हैं इस वक्त। आपसे ज़रा समझूं कि ये पिछले 1 साल की यात्रा का अब आगामी चुनाव पर क्या असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? जनमानस में कुछ बदलाव दिखाई देता है आपको? राजीव जी, जनमानस में बदलाव ये दिख रहा है कि लोग कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ने लगे हैं। कर्नाटक में जो चुनाव के नतीजे आए थे उसे देखकर मध्य प्रदेश में भी चुनाव की तैयारी बीजेपी चौकन्नी होकर कर रही है, और बीजेपी ने कांग्रेस के तमाम चुनावी घोषणा पत्र को ही नकल कर लिया है, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, सस्ते गैस सिलेंडर देने की बात हो, भले 1 महीने की बात हो कि एक सावन के महीने में हम देंगे, या गांव के लोगों को सस्ती बिजली देने की बात हो। तो बीजेपी डरी हुई है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को जो फीडबैक मिला था, उस फीडबैक के आधार पर कांग्रेस अपनी चुनाव की तैयारियां कर रही है, और कांग्रेस अगर इसी तरह बढ़ती रही तो बीजेपी के लिए खतरा हो जाएगा। तो बीजेपी को लगा कि सबसे अच्छा यह है कि फॉलो द लीडर। तो बीजेपी ने अब राहुल गांधी को नेता मान लिया है, और राहुल गांधी जो कहते हैं उसके हिसाब से काम करना शुरू किया। किसानों को सुविधाएं दो, महिलाओं को सुविधा दो, गरीबों को कुछ न कुछ सुविधा दो, और अब आज तो मध्य प्रदेश में पत्रकार और मीडिया कर्मियों के लिए भी कुछ सुविधाओं की घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी। तो इस तरह से बदलाव देखने को मिला। दूसरी बात यह है कि संगठन में लोगों में जागरूकता आ गई, और लोगों को लगने लगा कि अगर राहुल गांधी खुलकर बोल सकते हैं किसी के खिलाफ, तो हमें बोलने से कौन रोक सकता है। तो जो लोग कभी भी नाम लेकर, ना अडानी का नाम लेते थे, ना अडानी अंबानी का, ना शाह का, ना मोदी का, तब लोग बात कहने लगे हैं। कांग्रेस के आम कार्यकर्ता भी ये बात खुलकर कहने लगे कि सरकार ऐसा कर रही है और ये गलत है, मोदी जी ये कर रहे हैं और ये गलत है। तो ये कहने का जज्बा आम लोगों में आया कि मोदी गलत हो सकते हैं, मोदी गलत है, और हर जगह ये संभव नहीं कि मोदी है तो मुमकिन है। ये बात लोगों के मन में घर कर गई है जी। अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जो विदेश जा रहे हैं, विदेश में उनके जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, उससे मध्य प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में भी लोगों को ये संदेश जाता है कि हमारे देश में एक ऐसा नेता है जो पढ़ा लिखा है, जिससे दुनिया भर के लोग, दुनिया भर की संसदों में चुने गए प्रतिनिधि मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जिसके पास एक वर्ल्ड विजन है, उस विजन की बात करने लगे हैं। तो लोगों को ये बात लगने लगी कि राहुल गांधी और कांग्रेस देश के लिए अच्छा कर रही है, अच्छा कर सकती है। नफरत के दुकान के खिलाफ अगर कोई खड़ा हो सकता है तो वो मोहब्बत की दुकान ही है, और लोग उसकी तरफ जाने लगे हैं। राजीव जी। जी, नफरत के दुकान के सामने अगर कुछ किसी की जीत हो सकती है तो वो मोहब्बत की दुकान की हो सकती है, और साफ दिखाई भी दे रहा है कि कहीं ना कहीं एक परिवर्तन यहाँ है। जरा आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी, ये परिवर्तन क्या है? क्या ये परिवर्तन जो पिछले 1 साल में हुआ है वो सियासी तौर पे उस रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है जो रिजल्ट हमने 2019 में और 2024 में देखा है? निश्चित तौर पर राजीव जी, परिवर्तन बहुत जबरदस्त है, और परिवर्तन इतना जबरदस्त है कि हमारे प्रधानमंत्री को सीधा कूट के कहना पड़ता है कि एक अकेला सब पर भारी है।
और भरी सभा में चिल्ला चिल्ला के कहना पड़ता है कि एक अकेला सब पर भारी है। और वो है कि वो गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, तो वो गाते गाते अब चिल्लाने वाली स्थितियां पैदा हो रही हैं सरकार की। तो ये 1 साल का अंतर जो है ये अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। 1 साल तक पहले तक जो लोग पप्पू पप्पू कहा करते थे, आज वो पप्पू कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अब वो पप्पू कहने का सोशल मीडिया पे कोई अभियान भी नहीं चल पा रहा है। अब तो ये चल रहा है कि जब राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तो भारत का अपमान करके आते हैं। तो भाई आपको चिंता क्यों भारत का अपमान करके आते हैं? आप तो राहुल गांधी को समझते ही नहीं है, तो आपको चिंता क्यों होती है राहुल गांधी भारत का अपमान करके आ रहे हैं? तो राहुल गांधी जब कुछ है ही नहीं तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भारत का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए जब मोदी जी हैं जो 18 घंटे काम करते हैं भारत का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए, तो राहुल गांधी जिसको आप पप्पू समझते हो अगर भारत का अपमान कर रहे हैं तो आपको चिंता क्यों होती है? तो ये 1 साल के अंदर राजीव जी अंतर आया है। दूसरा अंतर ये आया है कि सदन के अंदर जब जोरदार नारे लगने लगते हैं कि मोदी अडानी भाई भाई मिल क्या खाई मलाई, तो ये शायद सपने में भी सोचा नहीं हुआ कि इस तरीके के नारे भी जो है वो लग सकते हैं। तो ये नारे जो राजीव जी लगना शुरू हुए हैं, मुझे लगता है कि जनता भी बहुत से नारे लगाना शुरू कर देगी और जनता सड़कों में बहुत से नारे लगा भी रही है। ये उस भारत जोड़ो यात्रा का जो मूल मंत्र राहुल गांधी ने दिया, डरो मत, तो ये उस डरो मत का असर जो है ये पूरे देश की राजनीति के ऊपर और देश के वातावरण के ऊपर अच्छे तरीके से समझा और देखा जा सकता है कि डरो मत जो है वो काम कर रहा है। अब डरो मत के जरिए जो है लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। और जब इंडिया की बेंगलुरु में बैठक हुई और उसमें जब उद्धव ठाकरे ने अपनी बात रखी तो उन्होंने भी ये लगभग मिलती जुलती यही बात कही कि डरना किस बात का, मैं हूं ना, हम है ना, इंडिया है ना। तो यानी कि इंडिया ने और राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा ने, जिसके जरिए ही ये नारा मुझे लगता है निकला कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया जो निकला जो है, तो उसने ये एक माहौल बनाने का काम किया कि अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और किसी भी तानाशाह से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंडिया मजबूत है और देश जो है तन के खड़ा हुआ है। भारत जोड़ो की यात्रा निकल चुकी है और जनता के मन से डर निकालने का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। तो इसलिए अब इस देश के सामने जो खतरे हैं उनसे भी निपटने के लिए जनता तैयार है। तो मुझे लगता है राजीव जी कि ये 1 साल की बड़ी उपलब्धि जो है इसको आप जो है ये समझ सकते हैं कि ये है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो अब जैसे गडकरी साहब जी कह रहे थे कि गधे जो है वो च्यवनप्राश खा रहे हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि मतलब गधों के च्यवनप्राश खाने की बातें अगर सत्ता पक्ष के अंदर भी होने लग जाए तो ये डरो मत का नारा जो था वो जनता के लिए, विपक्ष के लिए नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो लोग डरे हुए बैठे थे उनके लिए भी था कि डरो मत, बाहर निकलो, सड़कों पर निकलो और गधों को च्यवनप्राश खिलाना बंद करने की रणनीति पर काम करो। तो लगता है इस रणनीति पे भी काम होना शुरू हो गया है। ये कुल मिलाकर के इस 1 साल की कुल मिलाकर के उपलब्धि कही जा सकती है राजीव जी। मतलब लोग खुल के बोलने लगे हैं, वो भी बीजेपी के अंदर के लोग। प्रशांत टंडन जी कल बता रहे थे कि बीजेपी के अंदर भी एक बीजेपी तैयार हो रही है। चलिए उसका भी हम इंतज़ार करेंगे और उसकी सुगबुगाहट इस जो भाषण है गडकरी साहब का उससे समझ में आता है कि अब गधे भी च्यवनप्राश खाते हैं। खैर, मिर्ज़ा गालिब का वो आपने सुना होगा, देखा होगा, गधे हैं जो आम खाते हैं। खैर, तो लेकिन डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आप हैं अभी इस वक्त छत्तीसगढ़ में, ज़रा छत्तीसगढ़ में इस यात्रा का आफ्टर इफेक्ट दिखाई देता है क्या? देखिए, पहले तो ऐसा था कि कांग्रेस वैसे भी पर्याप्त मजबूत छत्तीसगढ़ में रही है। आपको पता है कि पिछले समय ऐसा हुआ था कि 90 सीटों में आज 71 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास है। लेकिन ये बात जरूर है कि इससे इतनी हिम्मत मिल गई भूपेश बघेल को कि अब वो कह रहे हैं कि इस बार जो है वो 75 के पार हम ले जाएंगे। अब ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे ये नहीं पता, लेकिन ये जो आंकड़ा है ये अपने आप में ये बता रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस का हौसला बढ़ा है। कांग्रेस की जो पार्टी, कांग्रेस के जो भी अभी संगठन, जो कुछ हो रहा है, गतिविधियां हो रही, चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, कर्नाटक में हो, आपको पता है कि उसमें भी जो है छत्तीसगढ़ के अनेक कांग्रेसी नेताओं को जो है वो उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है। अभी जो कोर कमेटी बनी है इन 5 राज्यों के चुनाव के लिए, उसमें यहाँ के उप मुख्यमंत्री जो है टीएस सिंहदेव, उनको भी एक सदस्य बनाया गया है। तो कांग्रेस को एक बड़ा महत्व जो है, कांग्रेस की जो शीर्ष नेतृत्व है
वो छत्तीसगढ़ को जो है वो पर्याप्त रूप से वो महत्व दे रहा है और इसका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वैसे छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जो उसकी मौजूदा ताकत है उस ताकत में और इजाफा होगा। अब ये फिलहाल इसको कोई हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि उसका असर कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली एक थोड़ी बहुत जो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के लिए थी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उसको उम्मीद लगा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जो असर है वो असर पहले भी था और अभी भी है, और निश्चित रूप से यहाँ के काफी लोग जो है वो शीर्ष नेतृत्व के साथ उसमें अपनी भी भागीदारी निभा रहे हैं। राजीव जी। जी बिल्कुल, शीर्ष नेतृत्व के साथ भागीदारी निभाते हुए 71 सीटें इस वक्त हैं कांग्रेस के पास 90 में से छत्तीसगढ़ में। और भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरी थी, लेकिन वहां प्रभाव इसका बहुत ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, लेकिन क्या अगले चुनाव में भी कांग्रेस रिपीट करेगी या बीजेपी बाजी मारेगी, ये तो खैर समय बताएगा। लेकिन जो डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को मात देने के लिए ही नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने और भूपेश बघेल ने ये कह दिया है कि 75 सीटें इस बार जीत के लाएंगे। चलिए देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ यही है कि बीजेपी जो तैयारियां कर रही हैं, उन तैयारियों से वो कितना आगे तक बढ़ पाती है। राहुल गांधी की पदयात्रा की हम बात कर रहे हैं, साल भर में क्या आफ्टर इफेक्ट है। साल भर के बाद अब चुनाव में जाने की बारी आ गई है, और न सिर्फ विधानसभा चुनाव में बल्कि अब लोकसभा चुनाव की भी बारी है। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम ने, यानी कि उनकी पार्टी ने, उनकी सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की घोषणा के साथ साथ, घोषणा तो नहीं है लेकिन उसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। रामनाथ कोविंद उसके मुखिया हैं उस टीम के, और कल 3 बजे एक मीटिंग इनकी हो भी चुकी है। तो ये क्या रिकमेंडेशन आता है उसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि हम किसी भी वक्त चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। क्या चुनाव पहले कराया जाएगा, खासकर लोकसभा चुनाव के, क्या विधानसभा चुनाव के साथ चुनाव होंगे, या ये जो सारी चीजें चल रही हैं, क्या ये भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी के बढ़ते कदम के कारण है, उनके बढ़ते सियासी कद के कारण है, ये सब हम यहाँ पिछले सवा घंटे 1.5 घंटे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूँ सिंह साहब आपके पास, आपसे जरा समझूं कि अब यहाँ से आगे क्या कुछ देखते हैं आप। अगर चुनाव अभी होता है तो उसमें कौन बाजी मारता हुआ दिखाई देता आपको? मुझे लगता है कि जो चुनाव की बात की जा रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की, उसको तो जरा दरकिनार कर दें। उसे लागू करने में और संविधान की तरफ से लागू करने में उसमें काफी अड़चने हैं। वो गलती ये लोग नहीं करेंगे कि उसको अभी ले आए। अधिक से अधिक वो ये कर सकते हैं कि लोकसभा के भंग होने की घोषणा कर दें और चुनाव आयोग से ये कहें कि आप इसकी चुनाव करा लीजिए। एक तरह के राज्यों के जब चुनाव हो तो लोकसभा का चुनाव हो जाए। वैसे भी जिस साल चुनाव संभावित होता है, जैसे 24 में सभी को पता है कि चुनाव होना है, तो उसकी तैयारी ऐसे की जाती है कि 6 महीना पहले भी हो तो आयोग करा लेता है, उससे कोई बहुत इशू नहीं रहता है। अब आता है कि इसका असर क्या पड़ेगा। अभी जैसे प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने मध्य प्रदेश की बात बताई, दीपक जी ने छत्तीसगढ़ की बात बताई, राजस्थान की बात भी कई बार हम आपके से भी सुन चुके हैं और भी लोग बताते रहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश विधानसभा का जो परिणाम होगा वो वहां भी रिफ्लेक्ट करेगा। अब ये नहीं लगता कि लोग ऐसा वहां पर कुछ और दें या कुछ और दें। आखिर मोदी जी को क्यों चुनाव देंगे, क्यों उन्हें चुनेंगे? इसका सवाल तो खुद आप अपने आप से पूछिए कि आप क्यों चुनेंगे उनको। इन 10 सालों में उन्होंने ऐसा क्या किया है कि आपको उनको चुनना पड़ रहा है? राज्य सरकार को किनारे कर दें, शिवराज सिंह चौहान के भ्रष्टाचार को किनारे कर दें, छत्तीसगढ़ में भाजपा का संगठन कमजोर, इसको किनारे कर दें, और राजस्थान में वसुंधरा राजे नाराज है, इनको किनारे कर दें। अब केंद्र की बात करें तो ऐसी कौन सी चीज जिसकी वजह से आप उनको चुनेंगे? इकोनॉमी गड़बड़ है, करप्शन बहुत ज्यादा है, और आप जांच न करें अलग बात है, लेकिन राफेल में प्रधानमंत्री जी लिप्त हैं, तो सभी जानते हैं, फ्रांस वाले भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, किताबें भी लिखी गई है, जांच आप अलग बात। और कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट, कोर्ट ने कतई क्लीन चिट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आपका प्रोसीजर सही था। तो सारे सरकारी काम में प्रोसीजर सही होता है, गलती कहीं और होती है। सब कुछ ठीक ही मिलता है, आपको पेट भरना जिसको हम लोग कहते हैं वो सही रहता है, कि गलती कहीं और मिलती है। मामला सामने आ ही रहा है, और जिस तरह से आरती की बड़ी स्वामी जी ने की है
उसके बाद तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, साफ साफ पता लग रहा है क्या कारण है। दिक्कत यह है कि इस भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस का मनोबल बढ़ाया, जनता का मानसिक परिवर्तन किया, जनता को आगे लाया और इसका असर दूसरी तरफ पड़ रहा है। ये आप तराजू के पलड़े की तरह से है। कांग्रेस का पलड़ा भारी हो रहा है, वो कमजोर हो रहे हैं। जब वो कमजोर हो रहे हैं तो उनका मनोबल कमजोर हो रहा है। पार्टी में 10 साल तक तो उन्होंने खुद को नंबर 1 से नंबर 10 तक समझा, किसी को बराबर साथ नहीं लिया, किसी से उनकी इस तरह से दोस्ती नहीं रही। दोस्ती से मेरा मतलब जो एक कॉमरेडशिप होती है वो नहीं रही। तो ऐसी स्थिति में आज जब उनकी हालत खराब हो रही है तो कौन साथ जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो और केंद्रीय कैबिनेट के 2 वरिष्ठ मंत्री चुपचाप बैठे रहे सदन में, एक शब्द भी न बोले, और उनसे कनिष्ठ मंत्री जो कहीं भी न तो जनाधार में आगे हैं न कहीं भी आगे हैं, वो अगर बोल रहे हैं तो इसे क्या कहा जा सकता है? तो निश्चित रूप से जो आपने अभी G20 के बजाय G2 कहा, इन G2 की हालत खराब है और ये हालत कब तक खराब रहेगी? जैसे जैसे ये चुनाव का मौसम आता जाएगा और जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होगा उस दिन बहुत जबरदस्त परिवर्तन होगा। हो सकता है बीजेपी के अंदर से कुछ टकराहट हो जाए, हो सकता है बीजेपी के अंदर जो बाहर से लोग हैं वो जाए। आखिरी बात, इन्होंने अभी उदयनिधि स्टालिन के बयान पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इनको जवाब दिया जाए, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि महंगाई के मुद्दे पर जवाब दिया जाए, करप्शन के मुद्दे पर जवाब दिया जाए। कभी नहीं कहा कि इसलिए नहीं कह सकते करप्शन के मुद्दे पे कि जिस दिन गारंटी देते हैं उसके चौथे दिन तो पार्टी में शामिल कर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। अडानी के नाम पर बोलने की हिम्मत नहीं, जो सदन में बोलता है उसका रिकॉर्ड से गायब करा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भय है, जो गिरा हुआ मनोबल है, जो डर है, वो G2 में समा गया है। ये जो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जिनको आप बीजेपी का पर्याय फिलहाल मान के चलिए, उनमें समा गया है और इधर जो है कांग्रेस हो रही है। लेकिन अंत में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि कांग्रेस को जनाधार अपनी जगह है, जनता का मानस परिवर्तन अपनी जगह है, लेकिन चुनाव लड़ना अपनी जगह है। ये वैसे ही है जैसे कि मुझे बहुत ज्ञान हो, अपने विषय का बहुत ज्ञान हो, इम्तिहान में जाता हूं तो नंबर अच्छे नहीं मिलते हैं। इम्तिहान देना भी एक आर्ट है और पढ़ाई लिखाई ज्ञान प्राप्त करना भी आर्ट है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। प्रोफेसर साहब मेरी बात से सहमत होंगे। ऐसी स्थिति में इनको चुनाव को चुनाव की तरह से लड़ना चाहिए, चुनाव को चुनाव की तरह से लेना चाहिए। इस उम्मीद में नहीं रहना चाहिए कि बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है। जनता को खींच के ले जाना पड़ता है, उन्हें गांव गांव कन्विंस करना पड़ता है। मैं समझता हूँ ये हो रहा होगा। तो निश्चित रूप से एक नई यात्रा है राहुल की। आज उनकी 1 साल की यात्रा का 1 साल उनकी यात्रा का हम समापन कर रहे हैं। उन्हें बधाई है, उन्होंने बहुत बड़ी बात की और सबसे बड़ी बात है ये यात्रा आगे आने वाले समय में ये इतिहास में उन्हीं यात्राओं की कोट में याद रखी जाएगी जिनमें नटाल की यात्रा थी, जिसमें गांधी जी की दांडी यात्रा थी और जिसमें चाइना की एक बहुत बड़ी यात्रा थी माओ त्से-तुंग की, जो 6000 किलोमीटर थी, जिसके बाद चीन में बदलाव हुआ था। ये उसी तरीके से यात्राओं की तरह से याद रखी जाएगी। इसका आकलन बाद में होगा और बड़ा पॉजिटिव होगा, और जब इसका आकलन होगा तो मोदी जी कहीं नजर नहीं आएंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जितनी भी यात्राएं हुई हैं उन यात्राओं के बाद परिवर्तन आया है, परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है। क्या इस यात्रा के बाद भी हिंदुस्तान में बदलाव की उम्मीद हम देख रहे हैं? इस यात्रा के बाद भी नहीं, बाद तो क्या राहुल गांधी जिस यात्रा पे इस वक्त हैं वो यात्रा जो पिछली यात्रा है उसी का एक्सटेंशन कहा जाता है? क्या ये तमाम यात्राएं अलग अलग लोगों से मिलना यही तो यात्रा है? और इन यात्राओं के ज़रिए क्या देश में एक परिवर्तन का बीज जो है वो बो चुके हैं राहुल गांधी? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, और सवाल जो हैं वो भविष्य के गर्त में हैं। इसका सवाल तो आज आपके सामने है। एक सवाल आपके सामने रखा था पोल के ज़रिए कि भारत जोड़ो यात्रा ने देश की सियासत को क्या बदल दी है? जवाब में 90% लोग कह रहे हैं, 5450 लगभग 5600 5500 लोगों ने इस पोल में हिस्सा लिया है। कह रहे हैं 90% लोग कि हाँ सियासत बदल गई है भारत जोड़ो यात्रा की वजह से, देश की सियासत। 6% लोगों का कहना है नहीं बदली है, और 4% लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या कहा जाए, हाँ या ना कहा जाए। ऐसे लोग भी हैं। यही लोग फ्लोटिंग वोटर्स कहलाते हैं, जो पता नहीं
किधर जाके वोट डालना है इनको ये भी पता नहीं। तो खैर, लेकिन यहाँ इस सियासी दांव पेच को हम इस प्रोग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ चल रहा है। और पिछले 1 साल में भारत जोड़ो यात्रा ने देश की सियासत को कहां से कहां पहुंचा दिया है, उसकी चर्चा हम लगातार करते आए हैं। और आज चूंकि 1 साल पूरा होने पर, इस यात्रा की वर्षगांठ, पहली वर्षगांठ पर ये चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। आज जब भारत में भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मनाई जा रही है तो राहुल गांधी इस वक्त बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हैं और अभी से ठीक आधे घंटे बाद उनकी मुलाकात होगी वहाँ के कुछ पार्लियामेंटेरियंस के साथ में, और उनके साथ वो राउंड टेबल चर्चा करेंगे, शायद ऐसी ही जानकारी है। अगर वो राहुल गांधी का वो कार्यक्रम लाइव होता है, जहाँ तक जानकारी अभी तक नहीं है कि लाइव होगा कि नहीं होगा, अगर होता है तो उसकी खबर भी और उस पर विशेष टिप्पणी लेकर के भी, विशेष बातचीत लेकर के हम आप तक पहुँचेंगे। लेकिन अगर नहीं आता है हमारे पास कुछ भी तो हम आप तक नहीं आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये कि ये जो यात्रा है वो अभी जारी है और इस यात्रा के तहत बहुत कुछ हम देख रहे हैं सदन के अंदर, यानी संसद के अंदर। और संसद के अंदर अब 19 तारीख का इंतज़ार है जब गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद भवन में प्रवेश करेगी सरकार और विपक्षी दलों के नेता, तमाम पार्लियामेंटेरियंस। इसको भी दुनिया देखेगी और दुनिया ये भी देखेगी कि हिंदुस्तान जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है, वहाँ के संसद में क्या कुछ हो रहा है। हम लोगों ने सिंगोल तो देख ही लिया, अब आगे शायद हम गणेश जी की मूर्ति की स्थापना भी देखेंगे। चलिए, सब कुछ देखिए, अच्छी बात है, लेकिन इस कार्यक्रम को भी ज़रूर देखिए और इस कार्यक्रम के ज़रिए आप हम तक पहुंचते हैं और हमारे इस कार्यक्रम को इस आप सबके ज़रिए देश दुनिया तक हम पहुंचाना चाहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लिंक को शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं विजय शंकर सिंह साहब शानदार क्लोजिंग कमेंट के लिए, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, प्रशांत टंडन जी और अमलिंद उपाध्याय जी साथ में जुड़े थे, प्रोफेसर रवि कांत जी, आप सबको बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं इस कार्यक्रम में। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के कारण कई लोग पूजन अर्चन में लगे हुए हैं, मैं जानता हूँ, और ये भी एक शानदार त्यौहार है। और कृष्ण जी तो प्रेम के भगवान माने जाते हैं जिन्होंने मोहब्बत करना सिखाया, इसलिए कम से कम एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए। लोगों के बीच अगर नफ़रत है तो उसको दूर भगाइए। और कृष्ण भगवान को उसी रूप में जाना जाता है। कृष्ण मोहब्बत के सबसे बड़े भगवान माने जाते हैं, जिन्होंने बचपन से लेकर के और सबसे बड़ी बात कृष्ण भगवान के साथ ये है कि वो हर तिक्रम को आजमाने की इजाज़त भी देते हैं। तो अभी जैसे हमारे एक साथी क्लोजिंग कमेंट में विजय शंकर सिंह साहब कह रहे थे कि कांग्रेस अगर इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद से मजबूत हुई है, राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को कहां से कहां पहुंचा दिया है, तो इसके बाद महाभारत में जो कुछ हुआ उसको याद कीजिए और युद्ध के मैदान में खड़े हो जाइए। चुनाव अगर जीतना है तो चुनाव युद्ध है, युद्ध के हिसाब से ही लड़िए, उसमें साम दाम दंड भेद सब आता है। जो कांग्रेस के साथी हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके लिए स्पेशल पैगाम मैं दे रहा हूं, क्योंकि चुनाव को चुनाव के हिसाब से युद्ध के मैदान की तरह लड़ना चाहिए और उसी हिसाब से लड़िए, ज़्यादा मज़ा आएगा और जीत आपके हाथ में होगी, पक्की होगी, ये तय मानिए। हमारे साथ देखिए 5750 लगभग लोगों का वोट है और इसमें से 90% लोगों का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा ने देश की सियासत को बदल दी है। इस यात्रा से देश की सियासत बदल गई है और सबसे बड़ी बात कि 90% लोग इस बात से सहमत हैं, यानी कह रहे हैं हाँ बदल गई है। राम वैरवा साहब हमारे साथ हैं, ईवीएम की बात कर रहे हैं। केएल मीना साहब हैं हमारे साथ में, राहुल माली साहब हमारे साथ हैं, ओबीसी सपोर्ट। उदय निधि स्टालिन कह रहे हैं और उदय निधि स्टालिन का जो सनातन पे बयान है उस बयान को लेकर इधर नॉर्थ इंडिया में हंगामा मचाने की कोशिश हो रही है। और कल तो मोदी जी ने अपने लोगों को, अपने मंत्रियों को, अपने सांसदों को साफ साफ कह दिया है कि सनातन के बयान को आगे बढ़ाओ, तो बढ़ा रहे हैं आगे। देखिए धर्म के नशे में सबको चूर करके, डुबा के और सत्ता की रोटियां कैसे सेकी जाती हैं उसका जीता जागता उदाहरण है सनातन को लेकर अभी जो बयान चल रहा है वो।
अभी जो बातें चल रही हैं, अभी जो उस पर डिस्कशंस हो रहे हैं वो। हैरी सिंह साहब हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी ख़त्म करेगी जनता, बीजेपी को ख़त्म करेगी जनता लिख रहे हैं। राजा कह रहे हैं मोदी ने 10 साल सबको उल्लू बनाया। संजय सरावगी साहब कह रहे हैं कि वाई मोदी गवर्नमेंट हैज़ कॉल्ड फॉर अ स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट टू बी हेल्ड फ्रॉम 18 to 22 व्हाट पर्पस एंड व्हाट इज़ एजेंडा ऑफ ए स्पेशल सेशन। कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा सामने है भी नहीं, लेकिन संजय सरावगी साहब ये साफ दिखाई दे रहा है कि गृह प्रवेश करना है, पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में जाना है और चले गए तो 2-3 दिन रुकना तो ज़रूरी है। तो इसलिए 19 तारीख को नए संसद भवन में, चूँकि 19 तारीख को गणेश चतुर्थी है, तो नए संसद भवन में पूजा पाठ के साथ में वहाँ प्रवेश करेंगे। उस दिन छुट्टी हो जाएगी, फिर 20 तारीख है, 21 है, 22 है, 3 दिन नए घर में रहना होता है, 3 दिन वहाँ पर सेशन चलाएंगे, उसके बाद विदाई होगी और फिर सब चुनावी सभाओं में मिलेंगे। यही होने वाला है, आप तय मानिए, और कुछ भी एजेंडा नहीं है। जितने एजेंडे हैं वो सारे विस्फोट किए गए हैं गोदी मीडिया के ज़रिए। पिंकी डेविड जी का कहना है कांग्रेचुलेशंस डीबी लाइव टीम फॉर 3.66 मिलियन उम्र जाया कर दी लोगों ने, औरों के वजूद से नुक्स निकालते निकालते इतना ही खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते। लोगों के जो ऐब हैं उसको निकालते निकालते दूसरों में ऐब ढूंढने की जगह नुक्स जो कह रहे हैं पिंकी डेविड जी कि उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों के वजूद में, बहुत सही है। और दूसरों में ऐब ढूंढते ढूंढते आपने जो अपना समय बर्बाद कर दिया है, खुद को इतना तराशते तो आज फरिश्ते बन जाते। बहुत खूब लिखा आपने पिंकी डेविड जी। अब्दुल सलाम साहब हैं, रूस चीन नहीं आ रही है G20 बैठक में, जी बिल्कुल। और MK कह रहे हैं, MK खान जयपुर से जुड़े हुए कह रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भारत की फ़िज़ा ही बदल गई है उससे। नरसिंह कुंदलवाल साहब कह रहे हैं भारत वही जोड़ सकता है जो निडर, साहसी और संघर्ष करने वाला हो। राहुल गांधी जिंदाबाद, जय भीम, जय भारत लिख रहे हैं। सिप्रा बाला का कहना है सनातन धर्म के जय, मोदी जी के जय। सिप्रा बाला का कहना है। राजा भी हमारे साथ। गिरजा प्रसाद सिंह साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के अनुसार पत्रकारों पर कोई FIR नहीं दर्ज होगी, पत्रकारों के लिए संजीवनी साबित होगी। गिरजा प्रसाद जी का कहना है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, बिल्कुल। विजय राव साहब कह रहे हैं मोदी शाह का विरोध भाजपा के भीतर ही शुरू हो चुका है, अब संघ भी मोदी की सनक के दुष्प्रभाव देखकर मोदी को किनारे लगाने को बाध्य है। नरेंद्र गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिस संगठन का रजिस्ट्रेशन तक नहीं है तो मोहन भागवत किस आधार पर पूरे देश को आदेश करते हैं, देश के लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हु इज़ मोहन भागवत, ये पूछ रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल, वाजिब सवाल है आपका नरेंद्र गोस्वामी जी। नौशाद अली साहब हैं हमारे साथ में, कह रहे हैं अखिल स्वामी जी को नमस्कार। बहुत अच्छी चर्चा की अखिल स्वामी जी ने, बहुत शुक्रिया नौशाद अली साहब। माई अकाउंट का कहना है फेयरवेल पार्लियामेंट सेशन ऑफ मोदी गवर्नमेंट एज वेल एज मोदी जी कह रहे हैं। और नीलम तिवारी का कहना है कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारों, ये कमल के फूल अब कुम्भलाने लगे। दुष्यंत कुमार का ये शेर है, नीलम तिवारी जी ने आपके सामने पेश किया है, बहुत शुक्रिया नीलम जी आपको। और अलीपुर जीटा कौशंबी यूपी से कहना है कि स्टेटमेंट ऑफ गडकरी इज कमिंग इवेंट कास्ट देयर शैडो बिफोर अबाउट फसिंग इन द पार्टी। जो कुछ हो रहा है पार्टी के अंदर वो यहाँ बयां कर रहा है, खासकर गडकरी साहब का ये बयान। और स्वपन चटर्जी साहब कह रहे हैं कि मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फ़कीर। और राम बैरवा साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। RD कौशल साहब हैं, राहुल गांधी को यात्रा शुरू करनी चाहिए, जो थोड़ी बहुत संभावना है उस पर पानी फेर देना चाहिए। MAR स्कूल का कहना है मोदी आकर हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, लिख रहे हैं MAR स्कूल। और MD शमसूल भी हमारे साथ हैं, स्वपन चटर्जी जी हमारे साथ हैं। और MD पंत साहब कह रहे हैं कि भाजपा के पाप का घड़ा भरा है जिसका हिसाब देश की जनता लेगी। वीरेंद्र गोदारा साहब हैं, बीजेपी के ड्रामा ज़्यादा है, रिजल्ट कम है। और शशिकांत चंदेल साहब कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा आगे हमेशा चलती रहेगी, बिल्कुल।
सही आपका सवाल है और जवाब है बिल्कुल चलती रहेगी। मयंक शर्मा जी कह रहे हैं राहुल गांधी ना तो जुमलेबाज हैं ना झूठ बोलते हैं, उनकी करनी कथनी एक है, इसीलिए वो भरोसेमंद हैं। सुशील कुमार हैं, आएगा बीजेपी ही, सुशील कुमार का कहना है। हैदर नसीम का कहना है भारतीय इंडिया गठबंधन नाम होना चाहिए, भारतीय इंडिया गठबंधन नाम होना चाहिए। CH का कहना है, CH खरीद का कहना है। SKB सलुम्बर का कहना है कि नाम बदलो के अलावा कोई काम नहीं आता साहेब, व उनके अनुसरण करने वाले आम जनता को रोजगार या महंगाई पर चुप्पी साधे रहना। नौशाद अली जी भी है हमारे साथ में, हरिलाल सुधा साहब हैं हमारे साथ में। हरिलाल सुधा साहब का कमेंट, हाँ राजीव जी सोशल मीडिया तो जो आज गटर मीडिया की आंख में आंख डालकर बोल रहा है, DB लाइव इसमें सबसे लीड रोल में है। हरिलाल सुधा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपके इस कमेंट के लिए, हौसला अफजाई के लिए बहुत धन्यवाद आपको। राम बैरवा गुड नाइट लिख रहे हैं, आपको भी गुड नाइट राम बैरवा साहब। और राजा कह रहे हैं सर दिस इज़ डिसेंट डिबेट नॉट लाइक फाइटिंग गोदी मीडिया। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपको डिबेट पसंद आया। और रिचर्ड साहब कह रहे हैं स्वामी सर यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, द डरो मत अपील चेंज द सिचुएशन टुडे। डरो मत की अपील जो है राहुल गांधी की, उसने सिचुएशन को बदल दिया है, रिचर्ड साहब का कहना है। और सुशील कुमार कह रहे हैं आएगा मोदी ही। आलोक सिंह साहब कह रहे हैं देश को बचाना हर भारतीय की प्राथमिकता होनी चाहिए, इसके लिए इंडिया गठबंधन को जिताना होगा, धर्म से पहले देश। और जसलीन बेनीपाल का कहना है राजीव जी डिबेट के लिए थैंक्स, गुड नाइट आपको भी। और माय अकाउंट का कहना है लड़ेगा इंडिया जीतेगा, इंडिया जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, कहना है माय अकाउंट का। और रेजी मिंज का कहना है राहुल पहले भी अच्छी तरह से प्रेस वार्ता करते थे और अब भी करते हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, राहुल गांधी हमेशा प्रेस वार्ता करते हैं। सुशील कुमार भी हैं हमारे साथ, विशाल भी हमारे साथ, मुकेश कुमार हमारे साथ में हैं बने हुए, आलोक सिंह बने हुए हैं, मोहम्मद मासूम बने हुए हैं, मोलू। और राजेंद्र बंसोड़े साहब हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जगह पे रिजर्व बैंक ऑफ भारत होके क्या करेंसी बदलेगा, गुड नाइट लिख रहे हैं, गुड नाइट आपको भी। और ऐसे बहुत सारे साथी, बहुत लोगों के कमेंट छूट गए हों। श्री किशन भगोरिया साहब हमारे साथ बने हुए हैं। श्री किशन भगोरिया साहब कह रहे हैं इंडिया जीतेगा, मोदी हारेगा, इंडिया ने तय कर लिया है, इंडिया जिंदाबाद, अनपढ़ और झूठे लोग हारेंगे, SC ST OBC का PM बनेगा। DB लाइव ने मीडिया को एक नई दिशा दी है, आपको सत प्रणाम राजीव जी, जय हिंद। श्री किशन भगोरिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत धन्यवाद, मेनी थैंक्स टू यू फॉर योर कमेंट, हौसला अफजाई के लिए बहुत धन्यवाद आपको। और मोहम्मद वालेद साहब हैं हमारे साथ, राहुल गांधी आ रहा है लिख रहे हैं। और मोहम्मद असलम भी हैं हमारे साथ में। अभिषेक राणा गुड नाइट ऑल ऑफ यू, राणा साहब लिख रहे हैं, अभिषेक राणा। सऊदी इंडिया जिंदाबाद लिख रहे हैं मोहम्मद असलम। और ऐसे और भी बहुत सारे साथी हैं, कुछ लोगों के कमेंट छूट गए हों। प्रीतम दुग्गल साहब का कमेंट जैसे लिख रहे हैं छूट गए हैं, देख लेता हूं उनका कमेंट। और ऐसे और भी बहुत सारे साथी हैं। LWF क्लासेस हैं, सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों का पालन करें। सनातन धर्म प्रेम, दया, सहानुभूति, मानवता का धर्म है, इसे बहुत लोग कुरूप बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इन्हें मुंहतोड़ जवाब दें लिख रहे हैं LWF क्लासेस। दिलीप मनकावड़े भी हमारे साथ बने हुए। इंडिया नीड्स राहुल गांधी एज PM ऑफ इंडिया टू टेक द नेशन फॉरवर्ड ऑन द पाथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड पीस एंड यूनिटी, जय कांग्रेस लिख रहे हैं। मनीष रावत हैं, भारत जोड़ो यात्रा ने देश को नया विक्रम दिया है, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। प्रमोद कुमार जी कह रहे हैं जन्माष्टमी की आप को शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे ही और भी बहुत सारे साथी हैं जिनके कमेंट्स मैं देख रहा हूं, और कई लोगों के कमेंट छूट गए हों, आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन बहुत अजय कुमार मोहापात्रा जी हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं, और गुड नाइट आपको भी अजय मोहापात्रा जी। प्रीतम दुग्गल साहब कह रहे हैं राहुल गांधी की जो विदेश यात्राओं पर बुलाए जाते हैं तो उनका ज्ञान और विज़न है जिनको दुनिया जानना चाहता है।
अनपढ़ को कौन बुलाता, क्योंकि दुनिया को देने के लिए कोई फेयर विज़न नहीं है। राहुल गांधी चूँकि पढ़े लिखे इंसान हैं और इसलिए भी उनके ज्ञान का दायरा जो है काफ़ी बड़ा है और वो इसीलिए राहुल गांधी को दुनिया के लोग बुलाते हैं, उनकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। ये बात कह रहे हैं प्रीतम दुग्गल साहब। और ऐसे ही पिंकी डेविड का कहना है, डीवी लाइव टीम कवरेज ऑफ भारत जोड़ो यात्रा इज़ ऑल्सो वेरी रिमार्केबल। राजीव जी थैंक यू वेरी मच। आपको भी पिंकी डेविड जी थैंक यू फॉर राइटिंग दिस कमेंट। हौसला अफजाई के लिए बहुत धन्यवाद। सुरेश नारायण साहब कह रहे हैं, राजीव जी भारत का फुल फॉर्म शशि थरूर ने बता दिया, आगे इंडिया बदल कर रख दे तो मोदी भारत का नाम भी बदल देंगे। जी ऐसी बातें होती रहती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आप लोगों के जो कमेंट आते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इंडिया या भारत, देखिए ना इंडिया बदलेगा ना भारत बदलेगा, जैसा संविधान में आ रहा है वैसा ही रहेगा, ये तय मानिए। लेकिन आगे देखते हैं कि और क्या कुछ होता है। गुलाम अब्बास साहब हैं, आपकी पत्रकारिता को शत शत प्रणाम कर रहे हैं, आपको भी प्रणाम करता हूं गुलाम अब्बास साहब। मोहम्मद वैद साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ मोहम्मद निराले इसके हमारे साथ में दीप तिवारी हैं और फुर्तीलाल यादव साहब कह रहे हैं शुभ रात्रि। मैंने कमेंट लिखा, जवाब नहीं मिला, नहीं पढ़ पाया, आपका कमेंट छूट गया होगा। फुर्तीलाल यादव साहब माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपने कमेंट लिखा इसके लिए बहुत धन्यवाद। और विजय राव साहब कह रहे हैं बेचारे अंधभक्तों को अब गधे को डिफेंड करने की विवशता होगी। और हैदर नसीम साहब भी हैं, हरिलाल सिंह सुधा साहब हैं, वर्ल्ड के मोस्ट वांटेड लीडर हैं राहुल गांधी जी, आज मोदी नहीं कहीं नहीं लगते हैं। तो ऐसे तमाम साथियों, अब इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर स्पेशल कवरेज हम आप तक पहुंचाएंगे, उनकी पल पल की रिपोर्ट भी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चर्चा में तो आप जुड़े रहते ही हैं, इस चर्चा के लिंक को भी शेयर कीजिए। साथ साथ दिन भर की खबरों का एक स्पेशल बुलेटिन हम देते हैं, आपने देखा ही होगा, आपका बहुत बहुत प्यार मिलता है उस प्रोग्राम को भी। खबरें दिन भर की ज़रूर देखा कीजिए, 7 खबरें लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि उसमें देश के जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान जो हैं उनका कार्टून होता है। रोज़ लाइव कार्टून वो लेके आते हैं, तो कार्टून के ज़रिए भी सत्ता पर चोट, नई नई चीज़ें जो खबरें आ रही हैं उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश। कार्टून एक पत्रकारिता का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, तो उसको आप उस प्रोग्राम में देख सकते हैं। दिन भर की खबरें रोज़ शाम 7:30 बजे आपके सामने हम लेकर आते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो कभी तो ज़रूर देखिए, आप सबका बहुत प्यार मिलता है उस वीडियो में भी। और साथ साथ एक वीडियो हमेशा मैं रोज़ बनाता हूँ अलग से, वो नाम उस प्रोग्राम का है हमारी राय। उस हमारी राय को भी देखिए। हमारी राय में आज की ताज़ा खबर पर एक विशेष टिप्पणी लेकर मैं आता हूं, विशेष तरह से उस वीडियो को तैयार करता हूं, तो उसको भी देखा कीजिए। और लाइव में आप लोग जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।